हमारा उद्देश्य ये रहा कि बच्चा चरित्रवान बने। पढ़ते तो हैं, किताबी ज्ञान तो सब पढ़ाते हैं, देते ही हैं। आज का पाठ्यक्रम थोड़ा पेचीदा है और बच्चे तो विद्वान हैं, इसमें कोई ब्रिलियंट है। बच्चे बच्चे तो बहुत पहले से आज के बच्चे, पर आज के समय में अपन ने उनको मशीन बना रखा है। और ये विद्यादान, इसमें भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो आप ज्ञान देते हैं, शिक्षा का ज्ञान है, वो यज्ञ, शिक्षा यज्ञ सबसे बड़ा है। तो आज की जो शिक्षा है वो महंगी होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो सर ने पढ़ा दिया, फीस बहुत मुश्किल से करते थे। 2 रुपये फीस जब हुआ करती थी तो 2 रुपये फीस के देना बहुत मुश्किल रहता था, माता पिता के लिए मुश्किल। आपने भी देखा होगा कि कभी शिक्षक ने बच्चों के सामने, किसी के सामने ये नहीं बताया कि आज मेरे पेट में दर्द है, हाँ, या मेरे घर ये परेशानी है, ये बात आज बिल्कुल मेरा सही सर कही दर्द आपने। है। जब जो हमारे शिक्षक आते थे पढ़ाने के लिए, तो हम भगवान को अगरबत्ती लगाते थे कि आज अगर पढ़ाने नहीं आए तो बहुत अच्छा, तो हम आरती करते थे, सही करते थे। जब आप टीचर बने, शिक्षक बने, तो आपकी सैलरी कितनी मिली थी? आज क्या है, ये बच्चे तनाव में ज़्यादा रहते हैं। इनको यदि आपने कुछ बोल दिया या नंबर कम आ गए तो तनाव में रहेंगे। आपके शिक्षक रहते हुए कभी ऐसा स्टूडेंट, ऐसा विद्यार्थी आया जिससे आपकी बहस हुई हो? मेरे ख्याल से शिक्षक की जो भूमिका है, जो माता पिता की बात नहीं मानता उससे ज़्यादा शिक्षक की बात मानता है। आपकी पहली नौकरी जो थी शिक्षक की, ये कौन से स्कूल में लगी और उसका पहला दिन कैसा था? एक उत्साह अलग रहता है, उत्साह पहले दिन अलग रहता जाना, है, पहले दिन जाना। बच्चों को पढ़ाना। और जैसे आपको सूचना कैसे मिली कि आपकी नौकरी लग गई है? उसके बाद में कैसा माहौल रहा? खुशी हुई, मिठाई बाटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और एक ये है कि कभी ऐसा समय आया जब लगा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल आया ऐसा। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई मेरे सामने कि जब मैंने प्राइवेट फार्म भरा हायर सेकेंडरी का 11वीं का, तो 7 रुपये घट गए फीस में। कम पड़ गए। ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो सर ने आपको यूँ बोला कि बस खरपी रह गई हाथ में। हाँ, ये बात मतलब बहुत ये एक तरह के कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट रहते हैं। टर्निंग पॉइंट रहती है। पहले जब हम पढ़ते थे तो क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, तो पास हो गया, तो कहाँ हो गया, इसके बाद कोई नहीं पूछता था। तो बच्चे के ऊपर सही बात तो ये है, यदि वर्तमान समय को देखें अपन, तो बच्चे को तो शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं। माता पिता का बहुत दबाव रहता है। माता पिता कहते हैं नहीं साहब इसको पढ़ाना, वो पड़ोसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तुझे भी पढ़ना है। मतलब कंपेयर करते हैं हाँ, एक दूसरे कंपेयर को। करते हैं एक दूसरे को। हाँ। तो बच्चे के ऊपर बोझ बनता है। और ऐसा तो था नहीं, हमारे माता पिता ऐसा नहीं सोचते थे पहले कि ये बनेगा, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पढ़ाना है इसको, ये उद्देश्य होता था। तो बस्ता तो नहीं हुआ करता था। घर से हम एक ये लेके जाते थे जो यूरिया की थैली वगैरह है, हाँ। ऐसे लेके जाते थे। और माँ अपनी स्वयं की अपन ये बिछा करके बैठते थे, वही हमारी टाट पट्टी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टाट पट्टी आई। बच्चों का जो छात्र का आपका जीवन है वो आपके लिए भी, और आपसे कहीं ज़्यादा आपके माता पिता के लिए अनमोल है। मुझे जहाँ तक पता है कि एक बार आपका पूरा परिवार ऑटो में बैठ कर जा रहा था, ठीक है? तो रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो डिटेल मुझे जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटोंदा और यहाँ हम सुनेंगे आम लोगों की खास कहानी। तो इस सेकंड एपिसोड में, हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जो मेहमान है वो है, रिश्ते में तो मेरे जिया जी लगते हैं और वो टीचर भी रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल है। तो आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और उनका अनुभव आपके सामने पेश करते हैं। तो सर नमस्कार आपको। नमस्कार साहब। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी शिक्षक साथी है, छात्र छात्राएँ हैं, बालक बालिकाएँ, उनको एक मैसेज जाएगा। अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैंने कुछ सवालों की लिस्ट बनाई है जिस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जब आप छोटे थे
तब आपका घर कैसा था, घर का माहौल कैसा था, मम्मी पापा कैसे थे, उनकी कंडीशन स्थिति कैसी थी? छोटे थे उस समय की बात है, जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद में पश्चिमी जो धाराखेड़ी चीलर डैम है, चीलर डैम की वजह से हाँ। वो गांव पुराना था हमारा, उधर चला गया। और फिर उसके बाद में नए गांव में आकर के बसे, और लगभग तीसरी तक हमारे जो घर का माहौल था वो बहुत अच्छा था। और तीसरी तक आते आते हमारे जो पिताजी थे वो शांत हो गए थे। तो हमारा जो पालन पोषण है, 4 भाई बहन हैं, उनका पालन पोषण माताजी ने किया। माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की रही, तो घर का जो माहौल था, एक शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता, माता पिता भले ही अनपढ़ थे पर उनकी जागरूकता बहुत अच्छी रही कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और उस ऐसा टाइम पे घर कैसा था अपना? घर तो सभी के लगभग ऐसे थे, कुछ लोगों के अच्छे होते थे, बाकी के सब खपरेल के घर होते थे और मिट्टी के बने हुए थे। उसमें लिपना करना, ये सब आंगन वांगन सब इस प्रकार से चलाया करते। अच्छा। और मैं थोड़ा ये पूछ रहा था कि आप पहली बार स्कूल जब गए थे तब आपकी उम्र कैसी थी, और उस टाइम पे स्कूल का माहौल कैसा था? स्कूल का माहौल तो क्या, हमारे यहाँ पे स्कूल तो पहले पक्का बन ही गया था, बन रहा था। और पहली दूसरी का तो ज़्यादा जानकारी में रहता नहीं है, गांव का माहौल था। और सर हमारे बहुत टाइट थे उस समय, मोहनगिरी सर जो हमारे मेरे प्रथम गुरु रहे, अच्छा। उनने हमको पढ़ाया। और पहली दूसरी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर तीसरी चौथी तीसरी तक के बाद में सर के बहुत डर रहता था, मारते थे और डराते थे, समझाते भी थे। और समझाने में मुझे आज तक एक बात याद है कि उनने कहा था कि बेटा अभी अगर परिश्रम कर लोगे आप तो पूरा जीवन आपका अच्छा जाएगा, और शिक्षा जीवन के लिए ज़रूरी है, पढ़ना लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी पढ़ लोगे मेहनत कर लोगे तो पूरा जीवन अच्छा जाएगा। उनका ये पढ़ाने का मैसेज तरीका कैसा था, समझ में आता था कुछ कि उनका, ऊपर से जैसे बहुत सारे बच्चों को हवा में जाता है? नहीं पढ़ाने का जो तरीका था सर का, वो सर की बहुत दमक थी, और उस कारण से जो वो बताते थे वो दूसरे दिन करके ले जाना ही पड़ता था। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं करते थे तो उस दिन फिर जाने में कतराते थे। एक बार का वाक़या मैं बताऊं आपको कि घर से भेज दिया स्कूल के लिए, और वहाँ गया, पहले स्लेट होती थी, पट्टी मिट्टी की होती थी, और उससे पढ़ते थे, वही 5वीं तक लगभग चला करती थी, और पेम हुआ करती थी। तो पेम पट्टी लेकर के पास में मंदिर, एक ही ग्राउंड में है वो स्कूल, पंचायत और मंदिर, तो एक ही जगह है, इस कारण से सर के डर के मारी गए नहीं और मंदिर में आकर के छुप गए। तो हमारी जो बड़ी बहन है वो पढ़ी लिखी भले ही नहीं, पर वो जागरूकता शिक्षा के प्रति बहुत अच्छी रही कि मुझे पढ़ाना है इनको, मेरे भाई को इनको ज़रूर पढ़ाना है। तो उसने आकर के देखा तो मैं छिपा हुआ था मंदिर में, तो वहाँ से पकड़ करके फिर सर के सामने लेके गई। सर ने उस दिन नहीं डराया, उस दिन चाहते तो मारते, पर उस दिन डराया नहीं उनने, और उनने कहा कि भाई ठीक है बेटा, आज नहीं आए कोई बात नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं, पर जो काम दिया है पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, तू पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो उस दिन बहुत प्यार से समझाया था उन्होंने। फिर दूसरे दिन धीरे धीरे करके हम स्कूल जाने लगे। तो पहले स्कूल मंदिर में लगता था? मंदिर में नहीं, स्कूल ही था वो। अच्छा। एक कैंपस था, स्कूल अलग था, और एक तरफ पंचायत है और दूसरी तरफ इस तरफ मंदिर है, तो कैंपस एक ही है। अच्छा। स्कूल अलग थे, स्कूल के 3 कमरे अलग थे, हाँ। और तीनों में पढ़ाई होती हाँ, थी। मतलब जैसे बहुत सारा जो मंदिर में लगते थे पहले के टाइम पे स्कूल। हाँ पहले के लगते हाँ। थे। और मैं एक ये आया कि जैसे आप उस टाइम पढ़ाई में कैसे थे, होनहार थे कि मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसे बहुत सारे रहते हैं बच्चे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है ने बस? नहीं, शुरुआत में तो क्या है, थोड़ा शरारती टाइप का था, तो पढ़ने भेजा करते थे वहाँ से, बीच में भाग भी आते थे। पर धीरे धीरे जब समझ में आया, कहीं शिक्षक का डर, कहीं घर वालों का डर,
घर वाले भी समझाते थे। तो उस समय ऐसा लगा कि थोड़ा ये करना चाहिए, समझ तो नहीं पाते थे क्या करना है, पढ़ना नहीं पढ़ना। और पढ़ाई में लगभग ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, पर हाँ यूँ मीडियम ठीक ठाक रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, आधी रेस होती है और भाग जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा किया? हाँ, ऐसा भी किया। जब जो हमारे शिक्षक आते थे पढ़ाने के लिए, तो हम भगवान को अगरबत्ती लगाते थे कि आज अगर पढ़ाने नहीं आए तो बहुत अच्छा, हम आरती करते थे, सही करते थे। और जैसे ही ऐसा हुआ अगरबत्ती लगा रहे थे और घंटी बज गई, हाँ। तो फिर जैसे तैसे करके झोला उठा करके स्कूल गए। तो यह भी होता है थोड़ा। तो आज मैं अपने गुरु को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनने हमारी जो प्रथम शिक्षा थी वो बहुत अच्छी मजबूती से, उनकी कही हुई बातें पूरे जीवन पे सार्थक आज तक भी रही। अच्छा। इसके बाद गुरु तो अनंत हैं, और भी गुरु रहे, माता पिता अपने गुरु हैं, और इनकी कही हुई बातें जिनने जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया वो सारे गुरु ही हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षा थी, हमारा छोटा सा गांव, और लगभग सबके मकान ऐसे ही थे, पोस्ट टाइप ऐसे ही थे। ये घास वास के मकान हुआ करते थे, ऐसे आंगन वांगन ऐसे होते थे पहले। अच्छा, तो स्कूल के टाइम पे मतलब जब आप स्कूल जाते थे उस टाइम आपके दिमाग में कुछ बनने का विचार आया कि मैं क्या बनूंगा, कुछ नहीं, ऐसा सपना? प्राइमरी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। अच्छा। जब प्राइमरी शिक्षा हुई तो प्राथमिक विद्यालय तो बच्चा ज़्यादा समझ नहीं पाता है, पर इतना ज़रूर है कि उसको पढ़ना है बस। घर वाले ने कह दिया कि आपको पढ़ने जाना है, और अपने मन में भी साथी लोग, बच्चे लोग भी और आ जाते हैं, तो इसे पढ़ने जाना, फिर मस्ती भी करना। उस समय होता ये था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वहाँ जो शिक्षक पढ़ाते थे उनका काम था पढ़ाना, और सिलेबस पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि आपको इतना करना है, तो उतना कर लेता था, बच्चा भी कर लेता था। तो इतना सब कुछ करने के बाद में फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बातें बढ़ती जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ में घर आने के बाद में ऐसा रहता था कि जैसे छुट्टी हो गई तो बस्ता घर पटका, और बस्ता तो नहीं हुआ करता था, घर से हम एक ये लेके जाते थे जो यूरिया की थैली वगैरह है, ऐसे लेके जाते थे, और वहाँ अपनी स्वयं की अपन ये बिछा करके बैठते थे, वही हमारी टाट पट्टी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टाट पट्टी आई। तो प्राथमिक स्तर तक एक सर, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ सर का हमारा, और दूसरे सर आए थे फिर चौबे साहब, बहुत बहुत अच्छे थे। अगर वो कुछ दिन रह जाते तो आज शिक्षक के बजाय, आज ये पेशा बहुत अच्छा है, हाँ। पर इसके बजाय और कहीं होते। तो फिर आगे चल कर के जो प्राइमरी शिक्षा पूरी की, प्राइमरी के बाद में जैसे बचपना होता ही है, यहाँ से पास में गांव है, 3 किलोमीटर है, तो आला उमरोद में पढ़ाई की। आला उमरोद में हमारे जो शिक्षक थे, जितने भी टीचर लोग थे, वो सारे गुरु बहुत अच्छे थे उस समय। और मेरा तो जन्म क्या स्वतंत्रता के बाद वाले हैं अपन तो। अच्छा। तो जब स्वतंत्रता के बाद वाले हैं तो ये जो सारा समाज है, जाति में जकड़ा हुआ है, इसमें धर्म में जकड़ा हुआ है, कहीं ये बहुत सारी बुराइयां हैं। ये जो बुराइयां हैं ये लगभग एक ऐसा हमको माहौल मिला कि वहाँ पर सारे शिक्षक लोग अच्छे थे, और उनने बहुत अच्छी बातें बताई, समानता का भाव बताया, कोई जाति पाति का कुछ नहीं मानना। और मिडिल स्कूल में जब हम गए तो वहाँ भी सोलंकी सर हमारे जो थे, वो बहुत कट्टर थे, संस्कृत पढ़ाते थे, उनका डर बहुत ज़्यादा था। तो मुझे 6, 7, 8, 8वीं तक मैं पहुँचा, जब तक पहले दिन ही उनने कह दिया था, छठी में जब भर्ती हुआ तो उनने कहा कि भाई तू यहाँ पढ़ने आया, तेरे से पहले एक लड़का और मेरे ही नाम का, तो भाई राम सिंह तेरा नाम है, और राम सिंह नाम का एक लड़का मैंने पढ़ना छोड़ दिया मेरे डर के मारी। तो उनका डर वास्तव में बहुत ज़्यादा लगा, पर बहुत प्रेम करते थे। तो फिर हाँ। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं तो पढ़ूँगा, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो फिर ठीक है, देखते हैं।
तो उनका डर ऐसा था कि उनके विषय के जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं वो 6, 7, 8 के सभी याद थे। अच्छा। और आज तक भी कुछ तो याद है। तो समय के साथ थोड़े विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और मेरे दिमाग में एक ये आ रहा कि जैसे आज के टाइम पे माँ बाप बच्चों को भले स्कूल नहीं जाएगा उसके पहले ही मतलब कि ये बोल रहे मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटी ये बनेगी, कुछ भी ऐसा रहता। तो उस टाइम पे आपके टाइम पे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ सोचा था या फिर आपने कुछ? नहीं, हमारे माता पिता ने क्या, माता थी, माता की बहुत मैं आज मानता हूँ कि वही हमारे लिए देवी और वही सब कुछ थी। माता के जो आदर्श है आज भी हमारे पास में। हम 2 भाई हैं, भले ही आप अभी भी ये है कि कोई भी सामान आप दे दो या लाख रुपए भी दे दोगे अपने नहीं है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारा भाई भी मना कर दे, उनका भी ऐसा ही है। तो सिद्धांत और जो आदर्श है, संस्कार है, बहुत मजबूत मिले। और ऐसा तो था नहीं, हमारे माता पिता ऐसा नहीं सोचते थे पहले कि ये बनेगा, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पढ़ाना है इसको, ये उद्देश्य होता था कि बच्चों को बस पढ़ाना है। तो उनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनने लगभग, माता ने मुझे वहाँ तक पढ़ाया जहाँ पर बड़े बड़े जो एसडीएम है, कलेक्टर हैं या डीएसपी साहब, एसपी साहब ऐसे लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़े, वहाँ तक पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो आज के टाइम पे भी मतलब ऐसा उद्देश्य रहना चाहिए कि बस बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी, या फिर किसी फील्ड में कि नहीं यार मेरा बेटा पुलिस में जाना है, मेरा बेटा ये आर्मी में जाना है, या फिर देखो रहना चाहिए? बच्चे के ऊपर सही बात तो ये है, यदि वर्तमान समय को देखें अपन तो बच्चे को तो शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं। माता पिता का बहुत दबाव रहता है। माता पिता कहते हैं नहीं साहब इसको पढ़ाना, वो पड़ोसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तुझे भी पढ़ना है। मतलब कंपेयर करते हैं हाँ, एक दूसरे कंपेयर को। करते हैं एक दूसरे हाँ। को, तो बच्चे के ऊपर बोझ बनता है। और आज के समय में ये बहुत ऐसी दबाव आ रहा है, पाठ्यक्रम का दबाव है, वातावरण का दबाव है, फिर बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, तेरे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे। आज के जो पेरेंट्स हैं वो सारी बात समझते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब हम पढ़ते थे तो क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, तो पास हो गया, तो कहाँ हो गया, इसके बाद कोई नहीं पूछता था। लेकिन और आज तो मतलब पूरे कि गांव में मोहल्ले में ये बताते थे कि हमारा बेटा पास हो गया, पास हो हाँ। गया, बस इतनी बड़ी बात। और अभी के टाइम पे मतलब कि परसेंट से भी कंपेयर करते हैं कि तेरे इतने ही बने, उसके देख उसके इतने बने, हाँ, है ना? आज का बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो कंपैरिजन है ये आज के जो समय में है वो ठीक नहीं है। बच्चे की ईश्वर ने बुद्धि सबको अलग अलग दी है, और कुछ ब्रिलियंट होते हैं और कुछ मध्यम इसके रहते हैं, और कुछ का जो मंद बुद्धि रहते हैं थोड़ा कमज़ोर रहता है। उनको जैसा माहौल मिलेगा आगे चल करके वो भी चल जाएंगे। तो ऐसा माता पिता को दबाव नहीं डालना चाहिए। एक अच्छे माहौल में बच्चा पढ़े, और देखो पढ़ने का, शिक्षा का जो मतलब है वो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख करके कोई नौकरी करें, या अपन ने मेन उद्देश्य इसको बना लिया एक संस्कारवान जीवन। आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या शिक्षक बनेंगे, तो देश की सेवा अपना उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षक पहले ऐसे रहते थे कि खुद ऐसा बन के आते थे, ऐसा रहते थे कि बोलना, चरित्रवान होते थे, अपनी जो दूसरी इच्छाएं हैं उनको दबाते थे, मालूम नहीं पड़ता था, कहानियाँ बोलते थे, उससे याद होता था। आज का पाठ्यक्रम थोड़ा पेचीदा है, और बच्चे तो विद्वान हैं, इसमें कोई ब्रिलियंट है, बच्चे तो बहुत पहले से आज के बच्चे, पर आज के समय में अपन ने उनको मशीन बना रखा है। भावना जो पैदा होती है, पहले हम नानी से, दादी से, इनसे कहानियाँ सुनो, माता पिता से कहानी सुनते थे और सब इकट्ठे हो जाते थे और कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती। तो ऐसा माहौल अब आज का थोड़ा रहा नहीं। वैसे आपके टाइम का मतलब जो पढ़ाई थी उस टाइम पे आपको कोई सी ऐसी समस्या आई पढ़ाई के टाइम पे? हाँ, पढ़ाई के समय जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि उस समय हमको, हम यहाँ मिडिल स्कूल में जब जाते थे तो यहाँ गांव से 3 छात्र जाते थे, 3 लोग जाते थे, और तीनों के पास में एक छाता था।
अब एक छाते में तीनों को बचना, पानी तो अब से खैर पहले भी बहुत ज़्यादा गिरता था, पहले ज़्यादा गिरता था, अब पहले नहीं ज़्यादा गिरता गिरता था, है। अब थोड़ा कम गिरता है। तो वो लगातार गिरता था। तो उसमें हम क्या करते थे कि बच्चे जब तक बचे हो, नहीं तो तीनों के जो झोले होते थे, हाँ, ये इसके यूरिया के ऐसे ऐसे झोले हाँ, बनाए जाते थे पहले। हाँ, और उससे ही उस एक के जिसके पास में छाता था, या तो वो ले लेता या कोई किसी को तीनों में से एक को दे देते। दो तो गिले होना थे, हाँ। एक वो तीनों के बचते, एक यहाँ टांगा एक यहाँ एक पीछे, ऐसे टांग करके वो बचा करके हम लाते थे। मतलब कि अपन अपने से ज़्यादा कीमती थी वो चीज़। अपने से ज़्यादा पुस्तक को ऐसा मानते थे, हम पूजा करते थे। और ये जो स्थिति, इसके साथ में खेलते भी थे गांव में आकर के। फिर कोई बोझ नहीं था, जैसे पढ़ाई करके आए और कुछ समय के लिए बस्ता पटक दिया और खेलने चले जाते थे। और खेल ऐसे होते थे गांव के, कहीं कबड्डी खेलना, कहीं दौड़ना, कहीं वो एक ऐसा खेल है आसपास इकट्ठे होकर के बच्चे, धूप छांव है, ये इस प्रकार के खेल हुआ करते थे। मनोरंजन के साधन थे ये, और बड़ा अच्छा लगता था। स्कूल में भी ऐसे ही खेल खिलाते हाँ, थे? स्कूल में भी ऐसे ही थे। अच्छा। दो दौड़वाना है, कहीं फिर कोई सी ऐसी प्रतियोगिता करवा देते थे सर, और कहीं पहाड़ी गिनती के इसको ज़्यादा आते, ये बुलवाएगा। तो ऐसी पहले जो समय से ये ऐसा होता था। और घर का जो माहौल था, हमारे जो मकान का एक जो दीवार थी, वो पानी बहुत गिरता था। तो हर साल लगभग एक आध साल में वो गिर जाती थी, अच्छा। और उससे बहुत परेशान थे। फिर इधर से वो जो टट्टर बांधते हैं, ऐसी बांध बूंद करके ये रखते थे। और फिर धीरे धीरे करके परेशानी का दौर बहुत था। और यूँ समझिए आप कि अगर जो हमारे घर की बात करें हम, तो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर थे। पर धन्य है हमारी माता, हमारे माता पिता और बहनों का बहुत सहयोग रहा हमारा, कि जो उनने बहुत प्रयास किया। अगर वो चाहते तो कहीं भी काम करने के लिए छोड़ देते, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। हमारी जो दीदी है, बड़ी है, बहन है, वो जब हम पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे करके पहले नींद आ जाती है ऐसे रख के, फिर वहाँ के एक गाल में चाटा लगाती थी और फिर उठ करके कहती बैठ पढ़। तो वो उस समय थोड़ा ऐसा लगता था अपने को, पर आज उनके मन में आज भी सम्मान है हमारे। जो दीदी है, हमारी माता तो एक देवी जैसी थी। कभी किसी को गाली बकना या किसी को बुरा कहना, सारे बच्चे गांव के इकट्ठे होकर के मेरे यहाँ आ जाते थे, और सब अच्छे से खेलते कूदते, सबको अच्छा रखा। जैसे अभी के टाइम पे तो सबसे महंगा अगर कोई मतलब की चीज़ हो रही है तो एक शिक्षा, मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से भी ऐसा है कि पहले के टाइम पे भी था क्या ऐसा? नहीं, पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। पहले जो शिक्षक ने पढ़ा दिया, अपने विषय के मास्टर हुआ करते थे, पूरा ज्ञान होता था। और जो बात बताते थे वो कुंजी गाइड वगैरह ये तो थे ही नहीं पहले। ट्यूशन क्या होती है ये पहले नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे फिर ये चीज़, इसका भी चलन हुआ। तो आज की जो शिक्षा है वो महंगी होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो सर ने पढ़ा दिया, फीस बहुत मुश्किल से करते थे। 2 रुपये फीस जब हुआ करती थी, तो 2 रुपये फीस के देना बहुत मुश्किल रहता था, माता पिता के लिए मुश्किल। एक ही जोड़ी जो कपड़ा होता था वो था, फिर जूते भी वही थे। एक बार सर ने कहा कि भाई 3-4 दिन हो गए तेरे सर में तेल नहीं है और ऐसा ये है। तो हमने उनसे कहा कि तुम मेरे साहब, खाने के लिए तेल नहीं हमारे पास, सर में लगाने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो शिक्षक हमारे बहुत दयावान थे और जानते थे इस बात को। तो साबुन पहले ज़्यादा सभी घरों में नहीं होती थी, कुछ घर होते थे जिनके पास में सारी सुविधा थी, बाकी तो सब ऐसे ही थे। एक दिन सर ने कहा कि भाई जो मिट्टी का ये काली मिट्टी है, इसमें हम 2 दोस्त थे, नहाने गए, हम सर की बात याद आ गई कि काली मिट्टी से अगर धोएंगे तो होता यह था कि जो सूती कपड़े हैं उनमें अगर काली मिट्टी लगाओगे तो वो साफ कर देगा। अच्छा। तो हमने, हमारे पास में जो थोड़े दूसरे आ गए थे बीच बीच में, टेरलिन टाइप कपड़ा था या दूसरा ऐसे थे, तो उनको ऐसे कपड़े को हमने पेंट वेंट को भी ऐसा धो लिया तो वो और ख़राब हो गए। अच्छा। तो फिर सर से जाके बोला, सर आपने तो ये काली मिट्टी का बोला था,
तो सर ने कहा कि ऐसा नहीं, ये जो कॉटन के कपड़े हैं, सूती है, उनमें काम देता है। अच्छा, मतलब कि पहले जो सर्फ साबुन नहीं रहती तो काली मिट्टी से धोते थे सूती काली कपड़े। मिट्टी से। अच्छा। और फिर धीरे धीरे क्या, साबुन बहुत कम मिला करती थी। और जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी हम जाते थे तो हमारे सर लोग एक दिन पहले छुट्टी करते थे कि आपको नहाना है। तो नहाने के बाद में फिर अब प्रेस का जो आज चलन है, कपड़े पे जो ये प्रेस करते हैं, तो पहले तो हुआ नहीं करती थी। तो उसमें क्या करते थे, हमारे सर बोलते थे भाई आप एक काम करना, कपड़े को घड़ी करके और अपने तकिए के नीचे रख लेना। तो जो भी तकिया होता था, जो भी रहता था हमारे पास में, उसके नीचे रख देते और वो ऐसे हो जाते थे। और दूसरे दिन उनको पहन करके जाते तो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा ये रहता ये था। तरीका तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो कपड़े जो धोते थे काली मिट्टी से, काली एक मिट्टी वो तरीका मेरे को अब पता चला। और एक ये प्रेस का, अगर जैसे कभी अभी के टाइम पे अगर लाइट चल जाए, लाइट नहीं आए तो ऐसे कर सकते हैं। नहीं, अभी के तो कपड़े भी अच्छे और सबके पास में 10-10 जोड़ी है। हाँ और अगर ये यूं रख भी लेंगे तो 2 बार 3 बार तो ये होते ही नहीं है। हाँ, ये भी है। आज सारे लोग भाग्यशाली है भाई, अभी की जो जनरेशन है इनको तो बहुत यूं मान के चलिए कि सारी सुविधाएं मिल रही है। आज भी बहुत सारे जहाँ पर दूर दराज में जो गांव है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई है। पर हम प्रकृति से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। मेरे जीवन में मैंने केवल एक बार 15 अगस्त का, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त जब हम पढ़ते थे, जब से लेकर के आज तक की स्थिति है, एक बार मिस हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय फिर जा नहीं पाया था मैं। ये तो जब शिक्षक बने उसके या ये हम पढ़ते थे जब से कभी भी हमने घर नहीं रहे। अच्छा। बराबर। और एक जज्बा था, शिक्षक लोग तैयार करते थे, नारे बोलते थे, और बच्चे जो ये रहते थे वो शरारती भी रहते थे। हम क्या, थोड़ा मिडिल स्कूल की बात आपको बता दें कि मिडिल स्कूल में जब हम जाते थे तो वहाँ पर सर के लिए पानी कुंडी से भर करके लाते थे, खींचते थे और बड़ा आनंद आता था। ऐसा नहीं कि सर ने भेज दिया तो बुरा लगा अपने, बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ जा कर के कुंडी से पानी खींच खाच के लाते थे, बीच में एक नाला था उसमें पानी बहता था, उसमें से निकल के आते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ सर भी पीते थे, हम भी पीते थे, वो पानी लाते। फिर हमारी जो कक्षाएं थी, स्कूल था, वो मिट्टी का था, टट्टर बंधी हुई थी ऐसे। तो उसमें लिपने का काम रहता था। अच्छा। तो महीने में 15 दिन में, कम से कम महीने में तो हम एक बार, हमारे सर कहते सब सारे बच्चे इकट्ठा होते थे, गोबर वोबर बीनते थे, फिर पीली मिट्टी लाते थे, पीली जिसको बोलते हैं, ये ला करके सब इकट्ठा करके उसको लिपते थे, हाथ से लिपते थे। और उस समय ऐसा नहीं कि कोई शर्म आती थी, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा लगता था। और वो ज़माने और आज के ज़माने में, आज यदि किसी बच्चे से बोल दोगे आप कि ये ऐसा काम कर देना, तो या तो कोई पेरेंट्स मना कर दे, शासन भी मना करती है। तो ये चीज़ें थोड़ी परिवर्तित हुई है, ठीक है भाई, आज का समय है, थोड़ा बदलाव भी है। पर पहले सर के लिए काम करना अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना जाता था कि सर ने मुझे काम के लिए बोला है, बहुत अच्छा। और जो वो काम देते थे वो करते थे। और मेरे जीवन में की जो घटना है अभी, वो आज का जो समय है उसमें 7वीं में पढ़ते थे हम, और उस समय खेलने का मन नहीं था, हमसे बड़े बड़े लड़के थे, वो डराते भी थे। मिलिट्री में गया वो तो अभी आ गए हैं, शर्मा, जो मिलिट्री में गए थे, उसका सपना था ऊंचा पूरा ऐसा। तो वो डराते थे, वो यूँ कहते क्यों रे ऐसा करते हो, हम के जैसा करना। और पढ़ने में हम ठीक ठाक थे। जब सर पूछते थे कि भाई, सबसे बाद में मुझसे पूछते थे, तो बाल बड़े बड़े हुआ करते। बड़े बाल का मतलब ये नहीं रहता था कि पैसे की भी कमी थी, कटिंग बनाना काफ़ी टाइम नहीं होता था, बड़े बाल हो जाते थे। तो बड़े नीचे आते थे बाल। तो मैं जब उठता था तो ऐसा हमारा ये बस्ता रहता था, तो बस्ते के ऊपर जब हाथ रहता था, किताब ऐसी रहती थी, अब टेबल कुर्सी थी नहीं,
नीचे ही बैठते थे टाट पट्टी पे। तो जैसे उठता था तो ऐसे यूँ करके यूँ बाल को यूँ करते थे और फिर मैं जवाब देता था। अच्छा। तो सारे बच्चे यूँ कहते थे कि सर इससे जब पूछते हो आप तो ये पहले ही विद्या को यूँ कर लेता है। तो इसके बाद सबसे बाद में पूछते थे सर, और उनको पता था कि ये जवाब दे देगा। अच्छा। तो ईश्वर की कृपा, हमारे गुरु की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर, तो बहुत रही। और उसमें समाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस समय, ऐसा नहीं मानते थे। बाहरी तौर पर था, हमारे स्कूल में नहीं था। सबको एक समान समझते थे। सभी समाज के जाति के जो बच्चे थे सब हम एक जैसे ही रहते थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे थे, इस कारण से ये सारी बातें आज तक भी मेरे मन में ऐसी भावना है ही नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ तो आना भी ये नहीं चाहिए चीज़ आज के आना टाइम नहीं पे। चाहिए। आज राष्ट्र की बात करें अपन, ये बाकी की चीज़ तो ठीक नहीं है। और एक ये है कि कभी ऐसा समय आया जब लगा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल आया ऐसा। ये अपने मार्मिक प्रश्न है अपना। बहुत सी बार आया। एक बार क्या आया कि पहले तो ये नहीं सोच पाते थे कि अपन प्राइमरी के बाद में मिडिल में पढ़ पाएंगे के लिए। अब वहाँ जब पढ़ने गए तो बाकी बहुत तंगी थी। वो संडे के दिन जो था, हम छठी सातवीं आठवीं से छोटा मोटा जो काम था वो तो काम भी करते थे। और गांव में मैं मानता हूँ कि अगर जो उस समय का मेरा जो घर था, हमारा परिवार था, वो सबसे पिताजी के मृत्यु के बाद, स्वर्गवास होने के बाद तो फिर परेशानी बढ़ती है, ये तो सामाजिक प्रक्रिया है। माँ का पालन पोषण करना, ये करना, ये बहुत मुश्किल काम था, पर उनने हिम्मत नहीं हारी। तो कभी कभी ये होता था कि भाई 6 7 8 में वो कहते, सर कहते तेरी ये फीस नहीं आई, फीस नहीं आई, फीस ला के, तो सबको ही कहते हैं। और दयावान भी थे। तो फीस की बहुत परेशानी रही। किताबें जब हुआ नहीं करती तो हम जो दूसरे बच्चे थे जो थोड़े ठीक ठाक थे आर्थिक रूप से, वो कहते मेरा ये लिख दे, तो हम उनकी कापी लिख देते थे। तो उससे क्या होता था कि बाकी जो छोटे पेन वेन है, लीड पेन है, ये हमको मिल जाते थे, उसका ले लेते हैं। अच्छा। वो दे भी देते थे। तो इससे अपना फायदा ये था कि, और सर डराते भी नहीं थे, ऐसा नहीं था भाई। पर फीस का तो बहुत ये रहा, कपड़े का ये रहा। मैं ये बताऊं कि मैं एमफिल तक गया, तब तक भी मेरे पास में एक ही जोड़ कपड़े थे नए। तो ये आर्थिक तंगी तो लगभग इसने पीछा ज़्यादा छोड़ा नहीं। तो मतलब आर्थिक स्थिति के कारण बीच बीच में ऐसा ख्याल आया कि छोड़ देनी चाहिए? हाँ, इसमें एक बार ये आया कि 8वीं के बाद में मैंने 2 3 साल तक, 3 साल तक तो, हाँ 2 साल, लगभग 2 साल तक स्कूल नहीं गया। 9th के बाद में, 9th में एडमिशन ले लिया, फिर इसके बाद में थोड़ा ड्रॉप करना पड़ा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, फिर मजदूरी वगैरह जो गांव में जो भी चलते थे वो करते थे। पर जज्बा ये मन में ये था कि मुझे पढ़ना तो है, पढ़ना है। एक हमारे जो साथी हैं, साथी तो क्या मेरे से बहुत बड़े हैं, वो आदरणीय है, जो वन विभाग में सर्विस करते थे। तो मैं जब यहाँ वन विभाग के जो गड्ढे थे, उन गड्ढों में हम नींदने के लिए जाते थे, उनमें आसपास ये करना और पानी उसका ऐसा हो जाए। तो वहाँ गए तो उनने कहा कि बस ये खरपी रह गई तुम्हारे हाथ में। तो ऐसी जब बात करते थे तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि मैं कुछ भी हो जाए पर पढ़ना है। तो बीच में छोड़ना पड़ा स्कूल भी। फिर मेहनत करके मजदूरी भी करते थे, काम भी करते थे, और उसके साथ साथ में पढ़ाई। फिर प्राइवेट इसमें हायर सेकेंडरी जब हुआ करती थी, आज तो +2 हो गया, 12वीं हो गई, पहले 11वीं थी। 9 10 और 9th से विषय चयन करना पड़ता था। तो फिर 8 विषय से हमने प्राइवेट फार्म भरा, और ये तो चैलेंज था कि मैं पास तो हो जाऊँ। अच्छा। सब पूछते थे क्या करो। पढ़ाई करने का जो मेरा तरीका था वो ये था कि हमारे साथी लोग सब ऐसे भी थे, मस्ती करते थे। तो मेरा पढ़ाई का ये था कि जब सब सो जाते थे, उनके साथ में मस्ती करते, ये करते, बातचीत करते हो, उन्हें सब सो जाते थे। उनको लगा
कि ये सो गया है, मुझे भी लगा कि ये सो जाएंगे, उसके बाद में फिर उठ करके पढ़ता था। मतलब एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो सर ने आपको यूँ बोला कि बस खरपी रह गई हाथ में। हाँ, ये बात मतलब बहुत ये एक तरह के कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट रहते हैं। टर्निंग पॉइंट रहती है। जैसे अभी के टाइम पे भी अगर जैसे अगर अपन मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आके ऐसा बोल देता बस यही हाँ, यही यही कर कर रहे हो या हाँ, कुछ नहीं किया ऐसा, कुछ तो नहीं, वो ऐसी चीज़ें क्या है दिल पे लग जाती है, दिमाग में लग जाती है, अपन बिठा लेते हैं। तो वो अपने को हौसला देते हैं। वो हौसला अपने को भले ही अपने को लगता है कि अपने को गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सही से बैठ के सोचोगे तो वो ये लगेगा कि इसने अपने को जो बोला है उसको अब मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये चैलेंज है, चैलेंज टाइप अपने मन में ये लक्ष्य हो जाता है कि अपने को ये करना ही है। हम्म। तो फिर ऐसा काम किया। हमारे जो साथी लोग हैं मेरे साथ में जो पढ़े हैं वो भी देखेंगे, इसको सुनेंगे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ उस समय जिन जिन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी बात के माध्यम से, या जिनने मुझे ऐसा भी कहा कि नहीं अब क्या कर लिया तुमने इतना ये करने के बाद भी ऐसा, तो वो मेरे लिए एक अच्छे रूप में आए सामने कि जिससे और आगे बढ़ने का मौका मिला। और माताजी ने हमेशा हमको सपोर्ट किया, कभी भी ये नहीं करा कि कहीं इस काम में लग जाओ, इस काम में लग जाओ ऐसा। तो उनका, और देखो अच्छा काम करेंगे नहीं तो समाज में लोग अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं। एक लव्य की कहानी देखो आप, एक लव्य का भी यही था, उसने मूर्ति बना करके ये कर दिया। तो जो अच्छा काम करते हैं उस समय भी उसका नाम हुआ। फिर आरुणि की गुरु भक्ति, ये सब हमारे समय जो टीचर लोग थे, हाँ। शिक्षक लोग, वो हमारे गुरु वो सुनाया करते थे। तो गुरु की जो बात है, पहले प्राचीन काल में गुरु हुआ करते थे और शिष्य हुआ करते थे, आश्रम में पढ़ाई के लिए पढ़ाया करते थे। तो उनके लिए फाउंडेशन था पढ़ाने के लिए, जो राजा के लड़के थे या ऐसे थे वही पढ़ाते थे। आज तो ऐसा है नहीं, आज शिक्षा सर्वव्यापी और सबके लिए है। शासन ने भी यही कहा और उसका प्रयास भी है। तो अब सबके लिए शिक्षा है, इससे समाज का सुधार तो होगा ही। वैसे आज के समय में जैसे अगर कोई बोल दे अपने को तो लोग लड़ाई करने पे उतार हो जाते हैं। जैसे आपको बोला था कि यार बस यही रह गया हाथ में खुरपी, नींदने गए थे तो, लेकिन अभी आज के टाइम पे अगर ऐसा कोई बोल दे तो दोनों की बातचीत बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लड़ाई पे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सही व्यक्ति है तो इसको सिर्फ लड़ाई करने से बदला नहीं लिया जाता है, बदला लिया जाता है कि अपने को कुछ बन के दिखाओ, उसका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सही बात है। एक बहुत अच्छी बात है ये कि पहले क्या हुआ करता था, एक दूसरे का सम्मान ज़्यादा था। सम्मान करते थे, बुजुर्ग का सम्मान करते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। यदि उन्हें डरा भी दिया तो उनके सामने नहीं बोलते थे, और ये बात दिल में लगती थी। हाँ। दिल में लगती थी कि अपने को उनके सामने तो बोल ही नहीं सकते थे, अगर माँ बोले तो अपने माता पिता भी डराते थे। पहले पीटने करने का ये तो आम रिवाज था, उसमें कोई ऐसा मान सम्मान नहीं। आज बच्चे को यदि आपने डरा दिया तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, पता नहीं क्या करे वो, उल्टे सीधे काम कर ले। तो ऐसा पहले नहीं था। तो ये अपने मन में एक ऐसे जज्बा पैदा करता है कि इनने ऐसा कर दिया, मुझे ये करना है। तो ये बात तो मेरे मन में जब ये था तो हाँ, मुझे पढ़ना तो है ही है। फिर आगे चल करके आगे भी पढ़ाई जारी रखी और काम भी करते रहे, ऐसा नहीं कि काम नहीं करा, काम भी करते रहे। जो भी ये काम मिला कि बच्चों को पढ़ाना करना है, अपने पढ़ने के साथ साथ बच्चों को भी जो छोटे थे उनको ट्यूशन जैसा ऐसा। तो वो जो भी 10 रुपये मिलते थे उस समय, 10 रुपये एक महीने के, तो एक महीने के 10 रुपये बहुत अपना ये भी होता था और उसे थोड़ा सा मिल जाता। और एक ये कि आपकी जो नौकरी है शिक्षक में वो कैसे लगी, कोई फॉर्म भरा था या एग्ज़ाम हुई थी या किसी ने बताया आपने को, क्या हुआ था? अब हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में सभी बच्चे, आज जो हायर सेकेंडरी
+2 पास करने के बाद में ये सोचते हैं कि भाई कहीं न कहीं मुझे भी काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। तो उस समय हमारे मन में भी था कि कोई भी काम करेंगे, पर उस समय तो नहीं हो पाया। फिर कॉलेज में पढ़े, कॉलेज में पढ़ने के बाद में बीए करा, फिर एमए करा, फिर ईश्वर की दया हमारे गुरु की कृपा रही। जो कॉलेज के प्रोफेसर थे पाटीदार जी, तो मैं जब एमए कर रहा था, फाइनल में था, तो उनको उम्मीद थी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो उतना नहीं आ पाया हम जैसा वो चाहते थे, तो सेकंड क्लास रहा। तो उनके सामने हम गए नहीं, बहुत काफ़ी टाइम तक नहीं गए। डर भी था उनका। डर से मतलब ये उनका सम्मान था भाई सारे। आजकल तो करते नहीं, या भी नहीं नहीं है करते इतना। आजकल। हाँ, पर वहाँ पर इतना सम्मान था सर का। तो उनने मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उतना था नहीं, तो कि ये बच्चा वहाँ उज्जैन जाएगा और वहाँ डिपार्टमेंट में एमफिल करने के लिए, तो वो जानते थे आर्थिक स्थिति और बहुत स्नेह करते थे। तो उनने एक लेटर लिखा था और डिपार्टमेंट के गोपाल शर्मा जी वहाँ के लीडर थे, उनको लिखा कि ये इनने हमारे जो पाटीदार साहब थे, इनने उनको पढ़ाया था। अच्छा। और वो वहाँ हेड बने थे। तो इन्होंने लेटर लिखा कि इस बच्चे को मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और इसका तुम ध्यान रखना। तो शिक्षक जो पहले ये हुआ करते थे बहुत ही, तो उनने मार्गदर्शन ऐसा दिया हमको कि यहाँ से वहाँ तक आगे बढ़ने का जो मौका था। अब पढ़ लिए वहाँ वहाँ पे जब गए हम, तो उसमें हॉस्टल में रहने के लिए फॉर्म भरा हमने, तहसीलदार साहब से मिले, तो उन्होंने कहा बेटा इतने पढ़ लिए, कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढो, काफ़ी कुछ हो गया। तो मुझे साहब अभी तो और पढ़ना है, मुझे तो अभी पढ़ना है। तो इतने पढ़ लिए तुम, सब कुछ ये है। तो उसमें तो एडमिशन नहीं हो पाया हॉस्टल में एमफिल के लिए, पर मैं कमरे से रहा। और कमरे से रह करके जो उनके 2 छोटे छोटे जिनके मकान में रहता था, वो छोटे बच्चे थे, उनको कि भैया आप इनको पढ़ा देना। तो उनके यहाँ जो दूध भैंस रखते थे वो, तो जो दूध होता था वो मुझे देते। अच्छा। चाय वाय बनाने के लिए, और ऐसी कहीं सब्जी वब्जी लाते थे तो ऐसा मदद मिलता था। फिर अब सवाल ये कि जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। एक जैसा परिवर्तन एक जैसा तो रहता ही नहीं है। नहीं रहता। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई मेरे सामने कि जब मैंने प्राइवेट फार्म भरा हायर सेकेंडरी का 11वीं का, तो 7 रुपये घट गए फीस में, कम पड़ गए। कम हो गए। अब यहाँ पे मांगे भी सही लोगों से, तो दिए नहीं उनने। अब वहाँ सर के पास में गए हम, तो उन्होंने कहा 5 बजे तक अगर तुम आ गए तो तुम्हारा फार्म में ले लो। तो मैंने इधर उधर गया, पैसे की ये करी, तो अच्छे लोग भी रहते हैं। उनने कहा कि भाई ठीक है, 7 रुपये में लेके गया वापस, और साइकिल से फिर वापस उनके पास में गए, तो वो बंद करने के इसमें थे ही सही, थोड़ा टाइम बचा था। तो उन्होंने कहा बेटा तेरा फार्म तो इसमें है ही नहीं। कहा है? मैंने कहा साहब मेरा फार्म पड़ा है इसमें। उन्होंने कहा है ही नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ से बहुत सारे फार्म थे, उनको ये करने में वो जो गिरा, तो अलमारी उनकी ऐसी थी, अलमारी के नीचे थोड़ा और ऐसा गिरा हो। तो क्या तेरे को मिले, ढूंढ ले इसमें से, तब तक मैं इनको रखता हूँ। पर अब मैं ढूंढने लगा तो वो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या करें, देख टाइम भी अब इसमें है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय मेरे मन में ऐसा रोना आ गया, ऐसा हो गया और मायूस हो गया कि बड़ी मुश्किल से ये तो फीस के पैसे नहीं थे, और फिर ये करके लाए, तो बाकी ये नहीं हुआ। तो ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। उसमें मैंने ढूंढा तो वो मेरा फ़ोटो ही था ऐसा, तो उसको निकाला, बेटे सर ये मिला। तो कि ठीक है ला, पर ये बता कि मैं तेरे इस पे मैं साइन जब करूँगा, ऐसा उनकी एक ये समझिए कि साधारण वे में बोला था हमने कि अब तू पास हो जाएगा क्या। तो मेरे साथ पास तो मैं हो जाऊँ।
तो तू पास हो जाए फिर मुझे बताना, पास हो जाए और तू ऐसा ये कर पास हो जाए तो मुझे बताना, फिर उनने साइन करे। अच्छा। तो और ईश्वर की कृपा थी, देखो सबका सहयोग रहता है, और मेहनत करी। मैं पढ़ने में तो ये रहा हूँ शुरू से ही, और फर्स्ट क्लास तो मेरा आखिरी में रहा, पर हाँ ये है कि सेकंड क्लास रहा पर ठीक ठाक रहा, पढ़ने में यहाँ से वहाँ तक ठीक रहा। तो टीचर ऐसे ही बने थे? टीचर का टीचर। क्या हुआ, पहले हमने बहुत सारे और भी फार्म भरे थे। तो एमफिल करने का जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। तो मेरा वहाँ जाने का जो उद्देश्य था, कॉलेज में जाने का था, भाई सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए। तो हमारे सर भी कहते थे, तो उनका मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, ये जो वहाँ जो पढ़ाते हैं यही बनना है, इसके लिए एमफिल करने गया था। तो वो तो हो नहीं पाया। फिर एक ये निकली थी इसकी ट्राइबल में लेक्चरर की 93 में। तो 93 में 92 में मैंने ये किया, और 93 में एमफिल के लिए एमफिल कर रहा था। तो उस समय बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली थी, तो ट्राइबल में लेक्चरर की निकली थी, उसमें मैं गया, इंटरव्यू हो गया मेरा, सब कुछ हो गया। तो एक और साथी आया। तो जीवन में 2-3 बातें हैं ऐसी कि अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझ लेना। तो इसके माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में थोड़ा ईगो आ गया था। अच्छा। हाँ, ईगो ये आ गया था कि वो जो इंटरव्यू हो गया, सारे अधिकारी लोग बैठते हैं वहाँ, और 8-10 लोग बैठते हैं, सबकी इसमें ये रहता है। उन्होंने इंटरव्यू ले लिया मेरा और कहा कि बेटा उस दिन तुम्हारा अगर ये होता है तो आप चले जाओगे, क्योंकि साहब नौकरी के लिए तो बैठे ही नहीं। एक लड़का और आया, और टाइम वही टाइम एंड होने का था, आधा घंटा शेष था, और उस समय वो 20 से 25 मिनट होगा। तो वो लड़का आया, उसकी मैंने मार्कशीट देखी, होशियारी उसकी मार्कशीट देखी मैंने, तो इसमें देखा कि भाई मुझसे कम नंबर है इसके। अच्छा। तो वो कि भाई साहब मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं यार, करवा दो आप। मैं गया तो वहाँ पर जाकर के सब सर से निवेदन किया, साहब इसका इंटरव्यू ले लो। तो कहा बेटा अब तो सब हो गया है, टाइम अब करीब करीब ये है, और देख लो अब तो 10 दिन बचे हैं। क्योंकि साहब अभी तो थोड़ी देर है। तो अब मेरे कहने पे उन्होंने इंटरव्यू तो ले लिया। अब हुआ ये कि वो जो था लड़का, मैंने मार्कशीट देखी थी, मुझसे कम नंबर थे, पर उसका बीएड था और मेरा एमफिल था। अच्छा। ये अंतर था, एमफिल के 2 नंबर थे और बीएड के 25 नंबर। 25 नंबर। अब हुआ ये कि उनने सबने इंटरव्यू लेने के बाद में फिर उसका आ गया नंबर। फिर मुझे बुलाया उन्होंने कि उस लड़के को बुलाना। गए थे तो उन्होंने कहा बेटा बैठो, बिठाया उन्होंने, और कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। हमने मना कर दिया था, सब कुछ हो गया। उन्होंने समझाया कि बेटा ये तो ठीक है, ये तो नियम में आता है, हमने कर दिया, पर तुमने जैसा करा है वैसा भी नहीं करना चाहिए। सामने जब प्रतिद्वंदी है तो उसको साधारण नहीं समझना। अब ये जो लड़का आया था, तुम्हारे कहने से हमने प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी थी, तो इसके बीएड है, और इसके बीएड होने के कारण से तुम्हारे 2 नंबर इसमें आते हैं, और सब कुछ करते हुए 7 नंबर ये तुमसे आगे हो गया। तो मेरे जीवन की एक घटना वो भी थी कि कभी भी किसी को साधारण नहीं समझना, और अपने आप को ज़्यादा होशियार भी नहीं समझना, बुद्धिमान भी नहीं समझना। तो वैसे आपने ये बात तो ये सपोर्ट तो अच्छा किया है, आपने बिना किसी वो प्रतिद्वंदी समझे हुए उसका सपोर्ट किया, मतलब कि सर से सिफारिश करी। पहली बात तो ये, नहीं तो आज के टाइम पे कोई नहीं करता कि ये भैया ये सर आए हैं इनसे बात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन आपने उसके बावजूद भी उनकी मदद करी। उसमें करना भी चाहिए, सब एक समान है, तो भाग्य की बातें हैं कुछ। फिर उसके बाद में फिर हमारे मन में ये आया, बीच बीच में थोड़ा फिर जैसे ही वहाँ से आए तो नौकरी का भूत तो था और होना भी चाहिए।
तो वो सारे आवेदन करे थे हमने, वोट भी दूसरी जगह आया था नंबर। तो ये सब करते हुए भी फिर क्या हुआ कि बीच में एक थोड़ा समय ऐसा आया जिसमें हम प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें काम करने चले गए। तो जहाँ जहाँ मोड़ आया वो बातें मैं बता रहा हूँ कि वो जो फैक्ट्री में थे उनने मुझे बताया कि भाई उनने डिग्री देखी, सब कुछ ये देखा कि ये ठीक ठाक है, पढ़े में और पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उनका इस काम में आपको इन दो को तो रख लेते हैं पर तुमको यहाँ नहीं रखते हैं। कारण ये है कि बेटा तुम्हारी कहीं ना कहीं लग जाएगी और गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो ठीक ठाक रहेगा। ये तो 2 दिन का है, कभी आज रहा नहीं रहा, जो भी होगा, तो इसलिए हम तुमको यहाँ नहीं रख रहे। उस समय थोड़ा बुरा तो लगा कि मेरे 2 साथी लग गए, मैं नहीं लग पाया। पर ये भी भाग्य की बातें हैं। उससे एक सबक मिला मुझे, एक अच्छी चीज़ मिली कि उनके ये नहीं करने के बाद में फिर मैं इसमें जुटा। तो हमने ऐसे बहुत सारे फॉर्म भरे थे। तो शिक्षा विभाग में उस समय शिक्षाकर्मी वर्ग 1 2 थे, ऐसा आ गया था। अब शिक्षक के बारे में तो देखो ऐसा रहा है हमेशा के लिए कि उसका नाम परिवर्तन होता रहा। पहले गुरु कहते थे, फिर इसके बाद में फिर शिक्षक पे आए धीरे धीरे, फिर शिक्षक से अब टीचर हो गए हैं और टीचर से तो अब मित्र बना दिए हमने, जो भी है ये परिवर्तन आता गया। तो फिर आपने मतलब कि फॉर्म कितने भरे थे, कितनी परीक्षा दी थी, उसके बाद में टीचर बने? उसके बाद में इंटरव्यू दिए, परीक्षाएं भी दी। और फिर इसमें यह था कि ज़्यादा अपने पास में ये तो था ही नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आने का मकसद था मेरा शुरू से ही था कि मैं वहाँ से जाने के बाद में कि शिक्षक और भी काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं है, और भी ये देखा, पर शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा क्षेत्र है। और मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ, अपने गुरुओं को उनके आशीर्वाद को मानता हूँ, माता पिता के आशीर्वाद है। और फिर जैसे ही ये हुआ तो पैसा तो लगा नहीं अपना, पैसा नहीं लगा तो, और मौका भी अच्छा था। हमारे सर ने भी कहा था कि भाई तू कॉलेज में नहीं पहुंच पाया तो ठीक, कोई बात नहीं है, पर यह है कि यहाँ हायर सेकेंडरी में इसमें लेक्चरर टाइप ऐसा हो जाएगा। तो इसके विरोध में थी ये। तो हायर सेकेंडरी पढ़ाने का मौका शुरू में मिला। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो सर हमारे मेहता जी ये करते थे, पहले बोल देते थे कि ये कल तो तैयार करके आना। तो वो चैप्टर तैयार करके मैं क्लास में उसी समय से जो हमारे साथी लोग थे, अब उनको समझाना पड़ता था कॉलेज के, तो ये ऐसे ही है कि भैया आपको देखो ये बुरा मत मानना, मैं यहाँ ऐसा ये करूँगा, सर ने बोला है और जो भी अपन करेंगे ऐसा। तो धीरे धीरे पढ़ाने का जो ये था वो वहीं से मुझे मिला। अच्छा। और सर भी जानते थे कि ये कल तैयार करके आना, इसके सामने बताना है। तो थोड़ा बीच बीच में ऐसा मौका मिलता था। तो ये बात सही है कि जो शिक्षक का, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है वो जीवन तो बनता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आपका मतलब कि शिक्षक बनने का ही विचार कैसे आया? हाँ, बाद में तो ऐसा ये हुआ कि जब इसमें ये हुआ शिक्षक बनने का विचार, तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय से ऐसा है कि भाई बाकी तो अपन अपने आप को भी जानते थे कि इतना ज़्यादा तो ये कर नहीं पाएंगे, पर जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। एमफिल का रास्ता भी वही था। तो फिर योग भी ऐसा ही मिला, और भी ये करी, अप्लाई करे, पर उसमें कहीं जमा नहीं। तो फिर शिक्षा का जो मिशन था मेरा एक अपने आप का, तो ये क्षेत्र मुझे मिला भी सही और अच्छे से इसमें जो जैसा भी ये रहा वो अच्छा सफर रहा। तो मतलब दिल दिमाग में ऐसा चल रहा था कि शिक्षक बनने का, कि मैं सामाजिक तौर पर या बच्चों को शिक्षा दूँ? इसमें ये रहा कि उस समय तो ये था कि जो भी मिलेगा वो करेंगे अपन, ऐसा था। आर्थिक स्थिति यही बता रही थी कि जो भी मिलेगा वो करेंगे। पर ईश्वर की और गुरु की कृपा ऐसी रही कि शिक्षा का क्षेत्र का जब ज़्यादा सोच रहे थे अपन कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जाना ही है, तो भाग्य ने उधर ही पहुंचाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये एक अच्छा पेशा है, इसमें बाकी कुछ चीज़ें मिलती नहीं और बहुत अच्छे से अपना काम कर लेते। वैसे आपको सूचना कैसे मिली कि आपकी नौकरी लग गई है? उसके बाद में कैसा माहौल रहा, खुशी हुई, मिठाई बाटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। अब
जैसे वहाँ से लेटर आते हैं अपने, हाँ। हमने फॉर्म तो भर दिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ फॉर्म भरा, बहुत सारे फॉर्म थे। मेरे साथी उस समय के कोई इसमें ग्राम पंचायत में सचिव वगैरह बने, कोई इसमें गए, कोई इसमें जनपद पंचायत में, से सब लोग अलग अलग उस समय गए। तो जब मैंने ये आवेदन करा था तो फिर लेटर आया हमारा, तो लेटर आया तो मन में बहुत खुशी हुई फिर क्या लिखा था लेटर में? कि उसमें कि आपका चयन इसमें उसमें ये था कि शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के रूप में आपका चयन हो गया। तो अपन ने सोचा भाई ठीक है, जो भी है। तो उस समय ऐसा तो नहीं था कि भाई मिठाई बांटे, ऐसा कुछ ये करे, पर मन में बहुत खुशी और बाकी सब घर वाले को भी बहुत खुशी हुई। और वहाँ का जो समय भी था वो ऐसा था, पहली नौकरी की खुशी तो सबको ही होती है, रहती है। तो बहुत खुशी हुई अपने को, जो एक रास्ता है थोड़ा आर्थिक रूप से ये होगा तो अपन ठीक ठाक रह पाएंगे, ऐसा मन में तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जीवन में यूँ मान के चलिए कि 2 बार बहुत खुशी हुई। कब कब? एक तो जैसे नौकरी लगी, भाई जो भी है ठीक है, अच्छी है, और अपन जो चाह रहे थे वही शिक्षा विभाग में है, तो इसमें बहुत खुशी हुई। और दूसरा ये है कि एक बार एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि जिसमें अपन ये सोच रहे भाई एक्सीडेंट होने के बाद में फिर ये हुआ, फिर उसमें जो जैसा परिवर्तन अपने जीवन का आता है, अच्छा समय आ जाता है, तो एक खुशी का पल वो भी था कि हमारी जो बुरी ये परेशानियाँ हैं वो खत्म हो गई। खत्म हो गई। और जीवन तो उतार चढ़ाव का वो तो ये हाँ चलता है। धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य यदि आपके पास में है तो सारी चीज़ अच्छी चलेगी। और आपकी पहली नौकरी जो थी शिक्षक की, ये कौन से स्कूल में लगी और उसका पहला दिन कैसा था? एक उत्साह अलग रहता है, उत्साह पहले दिन अलग रहता जाना, है, पहले दिन जाना, बच्चों को पढ़ाना। जैसे ही मैं यहाँ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रणथंभौर में, रणथंभौर में, तो जैसे ही मैं गया यहाँ से और मिला कि भाई आपको वहाँ जाना है, तो गए वहाँ, और बच्चे तो बड़े ही रहते हैं, 11th-12th के बच्चे बड़े ही, बच्चे बड़े हैं, पर अपना जो आत्मविश्वास था वो पहले से ही था। ऐसा नहीं कि मैंने कोई पहली बार पढ़ा है, ऐसा नहीं था, पर उन बच्चों के बीच में मुझे ऐसा लगा भाई कि अपन इनके बीच में जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने प्रश्न भी करे, हेल्थ हाइट ऐसी है, जब शुरू से थी वैसी है, तो बच्चे बड़े बड़े थे, तो उनने प्रश्न भी करे, तो प्रश्न के जवाब भी दिए। तो उस समय ये था कि एक लॉ में एक थ्रो ऐसा था पढ़ाने का कि वो बहुत अपने इसमें जब पढ़ते थे उस समय से ही था। तो पहली कक्षा जब मैंने पढ़ाई तो बच्चों ने सवाल भी करे, और सवाल करे तो उनके जवाब भी दिए। सवाल मतलब कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड? सब्जेक्ट से रिलेटेड, और दूसरे भी करते हैं बच्चे। तो और फिर ये भी लगा कि मेरे इसमें ये रहा कि भाई बच्चे थोड़ा सम्मान तो करते थे, इसमें कोई दो मत, वो मेरी पढ़ाई से संतुष्ट रहे। अच्छा। मुझे पहला दिन जब हुआ, उनसे जवाब सवाल हुए, सब कुछ ये, हमारे सर लोग भी जो थे, सीनियर लोग थे, वो भी पूछते थे नए नए जब गए तो कि इसका क्या मतलब, चर्चाएं चला करती थी। तो उससे ये हुआ कि हमको बहुत सारी चीज़ें इससे भी मिलती थी। उनके अनुभव का लाभ लिया, पहले हमने भी कॉलेज में भी ये प्रयास किया था, पढ़ाया था, तो उसमें जाने में ऐसा झिझक वाली तो कोई बात नहीं रही। तो जिस भी क्लास में पहली बार गए थोड़ा बहुत तो दिमाग में आया होगा, क्योंकि पहले का जो पढ़ाना था वो अलग बात है, वो जब नौकरी लगने के बाद में जब नए स्कूल में गए, नई क्लास को, तो वो थोड़ा बहुत तो अलग रहता है। वो मतलब बच्चों को जब पढ़ाया था तो वो कैसा था वो जब क्लास में गए? अब अपन टीचर बन के जा रहे हैं वहाँ, हाँ, तो शिक्षक बन के जा रहे हैं, तो शिक्षक बन के जाए तो अपने जो हाव भाव है, हाँ, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन है कि अपन यहाँ, और ये भी बड़ा ऐसा लगा कि अपन टेबल के सामने यहाँ खड़े हैं और बच्चों के सामने ऐसा पढ़ा रहे हैं, भाई बोर्ड के ऊपर ये कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग तो ये लगता है। पर यह है कि
मेहनत, किताबें जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलेगा और बच्चे संतुष्ट रहे। उस समय के जो आज भी है हमारे जो पढ़ाए हुए, क्या हमारे गुरु के आशीर्वाद हैं कि मैंने जो अध्ययन किया है और उस ज्ञान के माध्यम से बच्चों में जो बताया है, तो उससे बच्चे आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा। आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। और सब सर्विस वाले भी हैं, जैसे मेरे साथ के 2 साल बाद में भी इसमें आ गए, हमारे साथी बन गए बहुत सारे। तो टीचर ही हैं अभी, रणथंभौर के ही है, एक सुभाष शर्मा है, सुभाष पाटीदार हैं, ऐसे। तो बच्चे आज भी सम्मान करते हैं वहाँ पे भी। तो 26 साल का अनुभव, मतलब 26 साल तक मैं वहाँ रहा। और वहाँ पे जब मैं गया था तो उस समय 7 लोग थे वहाँ, फिर धीरे धीरे करके बढ़ गए। तो देथलिया जी वगैरह थे, ऐसे सीनियर लोग, सोनगरा जी पीटीआई थे। तो ये लोग सब सिद्धांतवादी लोग थे। और सिद्धांत में ऐसे बड़े लोगों के साथ में जब रहते हैं तो अनुभव अलग ही रहता है। तो उनका सानिध्य मिला, और सानिध्य मिलने से फिर पढ़ाई का ये मतलब है, मैं जब भी गया तो अपने विषय को पढ़ के गया, ये मैंने रखा, आज तक भी पढ़ता हूँ। जैसे आज ये वाला लेसन पढ़ाना है, आज ये पाठ पढ़ाना है, तो उसको पहले रीडिंग मारता हूँ अभी भी। तो ये करने के बाद में लगभग 26 साल तक मैं एक ही स्कूल में रहा, रणथंभौर में। और वहाँ जिनको पढ़ाया था उनके बच्चों को पढ़ा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब कभी कभी ये रहता है कि भाई, और हमारे गुरु अभी भी हैं, मैं थोड़ा सा इसको फिर रोकता हूँ इस बात को। तो एक मुझे बात याद आ गई है सर की। तो वो मिडिल स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो आदरणीय हमारे गुरु श्री मनोहर लाल जी राय साहब, और भी सर लोग थे हमारे, सोलंकी थे, ये थे। तो उनका वाक़या इसलिए याद आया कि राय साहब श्रीवास्तव जी, पपली सर के भाई, तो उनसे पूछा, हमने सोम साहब से पूछा, ऐसा कहते थे उनको कि साहब हम चले जाएं, हम खेल नहीं खेलेंगे। वो खेल खिला रहे थे, तो तुमको नहीं खेलना, हमको नहीं खेलना, तो ठीक है फिर चले जाओ। अब ये कह के सर तो भूल गए। हम यहाँ से इतने दूर गए और तीन लोग थे, हम तीनों को बुलाया हमने इधर। उन्होंने बुलाया तो सबसे आगे में, ये दोनों मुझसे थोड़े छोटे थे, मैं थे। तो उन्होंने बोला चला इधर आ, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि साहब हम तो घर जा रहे हैं। तो किन्ने बोला? सर ने। तो सर से वो पूछने भी गए, सर से पूछा कि भाई बताओ, आपसे पूछा सर? तो मेरे से नहीं पूछा, सर बोल गए। अब सर ने, अब पहले ऐसा होता भी था, सर आए जैसे उनने खींच के दिया बिना पूछे। हाँ, उनने कहा तो देख बिना लिया पूछे जा रहे हैं तो आपको तो मारेंगे सही। तो उनने ये कर दिया, हमको कुछ नहीं बोले, फिर बैठे रहे, खेल हो गया, सब कुछ हो गया और चले गए, घर आ गए। तो ये सामान्य बात थी उस समय। मैंने अगर मार खाई है सर की वैसे तो उस समय ये मार खाई है, तो उनने, सर ने जैसे ये करा और वो भी चले गए, हम भी आ गए घर। दूसरे दिन जब गए तो सर की, दोनों की बात हुई उनकी। तो उन्होंने कहा कि सर यार आपने इसको, बच्चे को मारा है। तो मारा क्या, वो तो उनका लाड़ था, ये उनका प्यार था, प्रेम था, और गलती करेंगे तो सुधारने का ये अधिकार गुरु को होता ही है, शिक्षक को होता है। तो उनने दूसरे दिन याद आया जब उनको कि इसकी तो गलती ही नहीं थी सर, ये तो मेरे से पूछने आया था और मैं तो उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया। तो सर मैंने तो इसको ऐसा मारा भाई। तो सर ने मुझसे कहा कि बेटा कल मैंने मारा तुमको तो मेरी गलती हो गई थी, नहीं मारना चाहिए था। क्योंकि नहीं सर, गलती हमारी थी, हम बिना पूछे जा रहे थे, तुमने सर से पूछा था। क्योंकि नहीं पूछा, मैं तो झूठ बोल रहा था। तो ये बात आज भी मेरे दिमाग में है। देखो सर ने अपने को
मैंने फिर दूसरे दिन शुरू दिन जो बोला था वो दूसरे दिन बोला कि नहीं सर, मैंने सर से नहीं पूछा था, इसलिए कि मेरे गुरु हैं। तो उन गुरु की कृपा है कि जो आज एक अच्छी जगह है अपन। और ये विद्यादान, इसमें भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो आप ज्ञान देते हैं, शिक्षा का ज्ञान है, वो यज्ञ, शिक्षा यज्ञ सबसे बड़ा है। ज्ञान जब देते हैं तो ज्ञान यज्ञ जो होता है वो सबसे बड़ा, बाकी सब यज्ञ करेंगे उनसे सबसे बड़ा है। तो ईश्वर की कृपा रही है, माता पिता का ये रहा आशीर्वाद है कि जो इस जो भी बांटने हमारे पास में जो ज्ञान था वो सब बच्चों को दिया। और जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये रहा कि बच्चा चरित्रवान बने। पढ़ते तो हैं, किताबी ज्ञान तो सब पढ़ाते हैं, देते ही हैं, पर शिक्षक का जो मूल उद्देश्य होता है वो ये होना चाहिए कि उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो बच्चे में, समानता की भावना हो, स्वतंत्रता के सिद्धांत को वो समझे और फिर राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि माने और चरित्रवान नागरिक बने। सरकार के बहुत सारे काम रहते हैं, अब तो पहले और आज में अंतर है। तो ये जो काम है, पहले पढ़ाई होती थी उतना ही काम था, शिक्षक के पास भी ज़्यादा काम नहीं था, चुनाव उनाव होते तो उसमें होता था। और आज तो बहुत सारे काम हैं, पर शिक्षा का जो उद्देश्य है, और शिक्षक को भी अपने आप को बांध के रखना पड़ता है, अपनी बहुत सारी इच्छाएं। कभी किसी शिक्षक ने, आपने भी देखा होगा कि कभी शिक्षक ने बच्चों के सामने, किसी के सामने ये नहीं बताया कि आज मेरे पेट में दर्द है, या मेरे घर ये परेशानी है, ये बात आज मेरा सही सर दर्द है, तो मैं इस कारण से आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये एक शिक्षक की महानता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी शिक्षक हूँ इसलिए, बाकी शिक्षक ये सारी चीज़ों को नीचे रखता है और अपनी बात को, अपने अध्यापन को, अपने इसको ऊपर मानता है और एक चरित्रवान नागरिक बना करके देश को सौंपता है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि ये जो आपने अभी जो बताया कि टीचर ने कभी ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल सही है। बच्चे ज़रूर बोलते हैं लेकिन टीचर ने कभी नहीं बोला ऐसा। और एक रिस्पेक्ट अभी जो आपने रिस्पेक्ट के बारे में बात की, तो रिस्पेक्ट से मुझे ये याद आया कि जितनी भी नौकरियां रहे उनमें जो रिस्पेक्ट, जो आदर सम्मान टीचर को मिलता है, शिक्षक को मिलता है, वो किसी को नहीं मिलता। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। तो ये क्या सही है? देखिए, ये बात ऐसी है कि शिक्षक को भी अपने आप को ऐसा साबित करना पड़ेगा। शिक्षक का सम्मान जब होगा जब वो अपने आप को समाज के सामने ऐसा साबित करेगा, बच्चों के सामने अपने आप को ऐसा साबित कर देगा कि वो वाकई में सम्मान के लायक है। तो आपकी बहुत सारी भावनाओं को आपको दबाना पड़ेगा। बच्चे की जिज्ञासा, जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और समाज क्या है, माता पिता अपनी बच्चों की जो भरोसा है, समाज का जो भरोसा है, वो माता पिता के बाद में सीधा शिक्षक के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये तो है। और शिक्षक को भी ये चाहिए कि भाई वो अपने आप को चरित्रवान बनाए, अच्छा बनाए और सरल रखे। ईगो, जो गर्व की भावना है, वो ईगो वाली भावना है, वो अपने आप में नहीं आने दे। और सबको यदि समान समझोगे, मैं तो अपने जीवन को यही मानता हूँ कि बच्चे जो भी मेरे पढ़ाए हुए हैं या जो इसमें रहे हैं, तो मेरे गुरु से भी मुझे यही मिला है, तो सबको समान समझता हूँ। तो मेरे ख्याल मेरे कोई समस्या आज तक आई नहीं। न किसी बच्चे ने मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात की और न कभी मेरे सामने इस प्रकार की कोई भाषा का ये आया। तो यदि आप सबको समान समझोगे तो आप ये सारी समस्या ही नहीं आएगी। और अगला सवाल ये है कि जब आप टीचर बने, शिक्षक बने, तो आपकी सैलरी कितनी मिली थी? सैलरी कितनी थी और किस तारीख को आई थी? उससे क्या किया था आपने? देखिए, हमारी जो
सैलरी की बात है, तनख्वाह सबको रहता है ऐसा। हाँ। तो जब सब लोग मजाक करते थे कि इससे तो तू यही अच्छा कमा लेता है। जब 1,000 रुपये पर मंथ, एक एक हजार महीने के 1,000, अब वो कब मिलेंगे कोई भरोसा नहीं। तो एक महीने 1,000 रुपये पर मंथ का था। अब काफ़ी समय बाद फिर हमकी जो हमारी जो सैलरी है वो मिली, तो उससे वही ज़्यादा थे हमारे लिए, तो ठीक है। हालांकि गांव में जब काम करने वाले लोग थे या हमारे जो सीनियर लोग थे, शिक्षक लोग, वो कहते थे कि 1,000 रुपये में क्या है, इतने पढ़े लिखे हो, तुमने 1,000 रुपये में काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, इससे क्या होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है धैर्य की, कि किसी लक्ष्य को यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं, आर्थिक तो कमज़ोर थी, इसमें कोई दो मत नहीं, पर जब बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई अपने, जब हम कमाते हैं और हमारा जो वेतन है, कमाई का पहली तनख्वाह जब मिलती है, तो अपार खुशी होती है मन में कि आज हम कमा करके लाए हैं और उससे क्या क्या लेना है। तो पहले तो आज के जो बच्चे हैं वो भी यही सोचते हैं। तो हमने सोचा क्या लेना है, अब अपने लिए लेना, पहले घर के लिए लेना। तो उसके लिए जो शक्कर है, फिर ये बाकी जो वस्तुएं हैं, ये सारा सामान खरीदा। और मेरे अपने लिए मैंने उसमें से एक जोड़ी जो कपड़े थे, कपड़े तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है, तो एक ये कि अपन अपनी ड्रेस बनाएंगे। तो उससे मैंने अपनी एक पैंट शर्ट बनाया, ड्रेस बनाई, और उससे बहुत अच्छा लगा फिर। तो वो 1,000 रुपये महीने के जो मिले थे आपको, तो वो पर्याप्त थे या कम लगे, ज़्यादा लगे, ऐसा कुछ? अब इसकी तो कोई इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, और आकांक्षाएं कभी पूरी हो नहीं हो, इसका भी कोई ठीक नहीं है। तो अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि जो समय परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को चलते रहना चाहिए। यदि धैर्य नहीं है, वो उस समय का भी अच्छा था, उस समय जो मिल रहा था वो बराबर ठीक था। तो ऐसा था कि जैसे आपको 1,000 रुपये सैलरी आई थी पहली, तो जैसे बहुत सारे मजदूरी करते, उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग काम करते थे, तो वो ज़्यादा कमाते थे, हाँ, ऐसा वो कुछ ज़्यादा अगर? वो ज़्यादा कमाते तो थे। कुछ आया होगा दिमाग में कि ये मैं पढ़ा लिखा होके 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसका खुद का काम कर रहा है कुछ, और वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। हाँ, ये तो देखो, ऐसा तो कभी भी आज भी नहीं है मेरे मन में, तो ये जो इच्छा है, ईश्वर से भी ये कहता हूँ कि उतना ज़्यादा ये नहीं होना कि जो अपन एक गलत रास्ते पे चलने लग जाए। ज़्यादा ज़्यादा जो धन है या ये है, और शिक्षक को तो उतना ज़्यादा ये मेरे ख्याल से अब थोड़ी हो गई है ठीक ठाक। ये तो ये पर्याप्त तो नहीं था, क्योंकि उनकी नज़र में मेरे लिए तो बहुत था, और आज भी है। तो उस समय जब अपने आप को ये करके रखा, भाई ठीक है, अपनी व्यवस्थित गाड़ी चल रही है, तो मेरे लिए तो ठीक था, पर बाकी लोग कहते थे कि क्या इससे ज़्यादा तो हम ही कमा लेते हैं। पर इसके बजाय अपने मन में ऐसा लगा कि यार बच्चे अपना जो रिस्पेक्ट करते हैं, अपन जो पढ़ाने जाते हैं, वो इस जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। ये तो आज के हालात के ऊपर भी सही है कि पैसे से ज़्यादा जो मान सम्मान देता है उसको बहुत ज़्यादा लोग महत्व देते हैं, वो सही है। वो सही, बाकी जो नौकरियां हैं उनसे ज़्यादा शिक्षक का सम्मान तो है, और उस शिक्षक का सम्मान भी है। बहुत सारे अभी मीडिया में, पेपर में अपन पढ़ते रहते हैं कि वो उन शिक्षक ने ऐसा कर लिया, वो उन शिक्षक ने ऐसा कर लिया। तो ये क्या है, कुछ तो अपने ऊपर भी है। शिक्षक का सम्मान यदि वो व्यवस्थित है और उसने ईमानदारी से काम किया है, तो निश्चित तौर पर उसका घर परिवार भी ठीक रहेगा और बच्चे भी ठीक रहेंगे। ऐसा आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। और कभी टीचर रहते हुए ऐसा दिमाग में आया कि मैं किसी और फील्ड में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, इसके बाद तो फिर ऐसा नहीं आया। ऐसा नहीं आया? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा आया। जैसे बहुत सारी ऐसी
कभी कभी क्या रहता है कि शिक्षक में ड्यूटी लगा देते हैं इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा जी। कभी कभी परेशानी होती है। तो ऐसा कभी आया होगा? इसमें अब ये शासन का काम है, जब अपन ने अपने आप को मान ही लिया है कि आपको, और ये तो पेशा बहुत अच्छा है, हम्म। ड्यूटियाँ तो लगती है और परेशान भी होना पड़ता है, पर शासन के जो काम है वो तो आपको करने पड़ेंगे। और कभी ये मन में ऐसा नहीं आया कि नहीं साहब इसके लिए अपन कहीं कलेक्टर साहब बन जाते या कहीं और दूसरे इसमें चले जाते कहीं ये, ऐसा नहीं। वो एक अलग चीज़ है, फिर इसमें इस काम में अपने आप को ढाल लिया, हम्म। उद्देश्य भी यही था अपना। तो एक समाज को मैसेज देना, एक जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनको एक मैसेज देना, वो काम कुछ भी करे पर व्यवस्थित रहें, वो एक अच्छे नागरिक बन करके रहें, ये उद्देश्य शिक्षा का है। वैसे आजकल के टाइम पे जो माता पिता रहते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, देखो मेरे मानने में तो ठीक नहीं है। हर माता पिता का अधिकार है कि वो अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बड़ा बनाए और सब कुछ ये कर ले, पर ये सबके लिए संभव नहीं है। इसके लिए माता पिता क्या उनसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद। उम्मीद कर लेते हैं, तो फिर उसका विपरीत प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर फिर दबाव पड़ता है, दबाव आने लग जाता है। दबाव आने लग जाता है। फिर बच्चा पढ़ता है कि भाई तूने ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ना, होमवर्क करना, ये करना। तो आज क्या है, हम केवल एक ही उद्देश्य समझते हैं, पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि नौकरी पाना, जबकि ऐसा नहीं है। एक अच्छा नागरिक बन के आपको जो भी काम मिला है उस काम को आप ईमानदारी से करें। सब तो एक जैसे बन नहीं सकते, और बच्चे के ऊपर जब माता पिता अपनी महत्वाकांक्षा को उसके ऊपर थोपेंगे तो फिर बच्चा गड़बड़ा जाएगा, वो फिर वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए। ये ठीक नहीं। मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, माता पिता को भी, कि आप अपने बच्चे से उतनी उम्मीद रखें, अच्छा बनाने का सबका अधिकार है, सब बनाते हैं, पर उतना रखें कि उनकी फ्रीडम भी रखें, उनकी चॉइस भी उसमें शामिल करें। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन किसी दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हो सकता है वो किसी खेल में अच्छा हो या फिर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी रहती है जिसमें वो अच्छा रहता है, तो फिर मतलब माता पिता को क्या करना चाहिए? भाई माता पिता को तो ये चाहिए कि, और शिक्षक को भी ये चाहिए, शिक्षक उसमें ये समझे कि कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और वो खेल में अच्छा है, हाँ। या कोई बच्चा गायन में अच्छा है, कोई किसी दूसरी एक्टिविटी में अच्छा है, या कोई भाषण अच्छा दे लेता है, तो उसको आपको जज करना है, और उसमें जब उसमें माता पिता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए और शिक्षक को भी उसमें सहयोग करना चाहिए कि ये एक क्या बन सकता है, अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, या और किसी फील्ड में जा सकता है, तो उसमें उसको स्वतंत्रता ऐसा देना चाहिए। और फिर उस फील्ड की अपन उसको स्वतंत्रता दे देंगे कि इस खेल में इसको भेजना है, फिर पढ़ाई का क्या? पढ़ाई का ये रहेगा उसका, क्योंकि वो पढ़ने में उतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई में यदि थोड़ा ठीक ठाक भी है, थोड़ा है, पास कर लेगा वो, तो उसको दूसरे फील्ड में आराम से जॉब मिल जाएगी या कुछ भी अपना अच्छा कर पाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अब वो फर्स्ट क्लास लड़के ही जाएंगे। मैं आपका ही उदाहरण बताऊं, जैसे पढ़ने में ठीक ठाक थे, इसके बाद में आपको टीवी का ये मिला, हाँ। और मुंबई तक गए आप, धारावाहिक में भी लगे, तो एक ऐसा माहौल मिला आपको, तो उसमें अकबर बिरबल में आपका रोल भी मिला। तो ये बात अलग है कि आपने फिर अपने आप को उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा, पर एक माहौल तो मिला। बिल्कुल तो मिला। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें माता पिता है कोई, उनको थोड़ा सहयोग करना चाहिए, तो वो अच्छे काम करेंगे। भले ही पढ़ने में, हमारे स्कूल में भी ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे आर्मी में गए, तो हमने उनको तैयार करे, यूँ बदमाश थे, बदमाश का मतलब शरारती। तो वो पढ़ते हैं जब थोड़ी बहुत शरारत, तो कोई इंडोर करते हैं, कोई आउटडोर करते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं या बहिर्मुखी, दो प्रतिभाएं रहती है। तो मैं जहाँ तक रहा वो अंतर्मुखी रहा, तो बच्चे जब ऐसा काम करते हैं उनको करने देना चाहिए। और
आपके हिसाब से आज के टाइम पे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे क्या? आज के समय में मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे ये हैं। जो ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले माता पिता क्या करते थे, भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है वो बच्चे के ऊपर है। उसके जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उनके ऊपर छोड़ देते थे। आज माता पिता इतने जागरूक हैं कि वो भैया इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा है कि वो जो पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है वैसा ये है कि नहीं है। बच्चे अपन जब पढ़ रहे, जब प्राइवेट में है या सरकारी में है, सरकारी में तो उतना ही नहीं, तो उसको जा कर के देखेंगे इसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप इसको होमवर्क दो, ये फलाना ये करो, माता पिता को होमवर्क करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर ये करते हैं, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, उसकी एक आयु होती है और उस आयु के हिसाब से वो अपने आप को चला पाएगा। वैसे आयु की आपने बात की तो मेरे दिमाग में ये आया कि आजकल बच्चे को जो माँ बाप रहते हैं वो 3 साल का होता है, बोलने चालने लग जाता है और उसको स्कूल में भेज देते हैं। कोई से भी भले प्ले स्कूल हो या फिर LKG UKG हो, लेकिन स्कूल में भेज देते हैं। तो वो इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई का बोझ डालना क्या सही है? अब ये तो मेरा व्यक्तिगत जवाब इसमें ये रहेगा कि भाई बच्चे को जब हम छोटी उम्र में उसको स्कूल में भेज देते हैं तो उसकी जो बचपना है, उसका जो बचपने का खेल का वातावरण है, उसको अपने आप को ये समझना है क्या करना है, इसको आप बच्चे से छीन रहे हो, ख़त्म कर रहे हो उसको, उसकी स्वतंत्रता को दबा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। तो ये इतना ये नहीं होना चाहिए। बाकी अब ये शासन का प्रश्न है, समाज का प्रश्न है, सब अपने अपने अलग सोचते हैं। पर बच्चे के ऊपर ऐसी शिक्षा होनी चाहिए भी कि एकदम उसको तीसरी से उसको भेज दिया है, बच्चा ये नहीं कर पाता है और बैग उसके पीछे देखते हैं अपन, वो बैग लेके हाँ बच्चों से ज़्यादा बैग वजन का रहता है। 4-4, 5-5, 7-7 किलो के जो बस्ते हैं वो टांग करके बच्चे जाते हैं। तो ये बच्चे के ऊपर तो बोझ ही है, उसका बचपना अपन छीन रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से किस उम्र में स्कूल में भेजना चाहिए, भर्ती करना चाहिए? अब तो शासन के नए नए नियम, शासन के भी नियम है भाई। नहीं शासन के नहीं, अगर वो माँ बाप के ऊपर रहेगा कि अब बच्चे इसमें को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना पहले है। ये हुआ करता था कि जब बच्चे को भर्ती करते थे, प्रवेश दिलाते थे, तो सर से कहते कि सर ये इसको भर्ती कर लेना। तो वो जो उनको समझ में आता, फिर वो क्या करते कि बेटा ये जो हाथ है तेरा, ये यूं करके यूं कान पकड़ तेरा, तो ये कान पकड़ मैंने वो 6 साल का हो गया, ऐसा ये उनका ये प्रयोग था ऐसा। अच्छा ऐसा। तो ऐसा भर्ती कर लेते। तो 6 वर्ष के जब बच्चे होते थे उसको पहली कक्षा में उस टाइम पे एडमिशन उस मिलता टाइम था। में उनको ये करता था। तो उस समय क्या रहता, थोड़ा बच्चा ठीक ठाक हो जाता। अब तो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ कि ये बोझ टाइप बातें हैं, तो 6 साल की उम्र जो है वो 6 साल की हाँ, उम्र में 6 मतलब साल कि की उम्र में लगभग होना चाहिए ऐसा। नहीं तो ये क्या है, अभी के टाइम पे जैसे 1-2 साल में भी हो जाते हैं, 2-3 साल में उसको प्ले स्कूल में भेज ही देते हैं कैसे भी करके। अब प्ले स्कूल ये तो अब आज का समय है, ये माता पिता की मजबूरी है कि वो उनको भी इधर उधर काम करने जाना रहता है, सब कुछ ये करना रहता है, तो उस कारण से भी, और बच्चा भी यानी कुछ तो सीखेगा। तो ऐसे और वैसे बच्चों की सफलता में माँ बाप ज़्यादा महत्वपूर्ण है या शिक्षक की भागीदारी? देखो, जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता की भूमिका तो बच्चे के ऊपर है ही है, समाज की भूमिका है, माता पिता की भूमिका है। माता पिता जैसा जैसा सोचेंगे वैसा बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक यही तराशता है कि बच्चे में, यही तो है अभी अपन ने बात की थी कि जैसे बच्चा क्या बनना चाहता है, ये शिक्षक उसको जज करेगा। वो हीरे है ये, तो पत्थर समझता है अगर उसके ऊपर धूल लगी है तो शिक्षक का कार्य क्या है, उसको साफ करेगा, झाड़ेगा, साफ करके एक दुकान में जैसे रखते हैं अपन, ऐसा शिक्षक उसको मार्गदर्शन देगा और उसको हीरा बना करके समाज के सामने पेश करता। तो मेरे ख्याल से शिक्षक की जो भूमिका है
जो माता पिता की बात नहीं मानता उससे ज़्यादा शिक्षक की बात मानता है। अपन देखते हैं जब छोटे बच्चे अपन कहेंगे बेटा ये स्पेलिंग ऐसा लिखना ही, मेरी टीचर ने जो बताया है, आपकी नहीं मानेगा किसी की। मेरे टीचर ने जो बताया है ऐसा बताया, ऐसा ही है, ये सही है। तो बच्चे का जो भरोसा है वो शिक्षक के ऊपर ज़्यादा है, और शिक्षक उसके जीवन में बहुत बड़ा अपना रोल निभा सकता है। और अभी तक आपने इतना कुछ स्कूल और उसकी पढ़ाई वगैरह देखा है, गए हो, तो आपके टाइम का जो स्कूल और उसकी पढ़ाई थी वो, और अभी के टाइम का जो स्कूल है और उसकी पढ़ाई, इनमें क्या डिफरेंस? पहले की जो पढ़ाई होती थी उसमें और आज के में बहुत अंतर है सर, बहुत कुछ अंतर है। पहले शिक्षक के ऊपर डिपेंड थे और माता पिता केवल भेज देते थे उनको, बच्चों को जहाँ जागरूक है वो अलग बात है। बाकी शिक्षक के ऊपर इतना भरोसा भी था और वो सब कुछ है करते। आज ऐसा नहीं, आज शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो एक अलग बात है, उसके साथ में माता पिता, ये तो अभी बताया कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा उसको कोचिंग भी छोड़, वहाँ से आया बच्चा कोचिंग भी जाएगा। सब बढ़ाना चाहते हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाना भी चाहिए। पर उस बच्चे के मन में ऐसा ये हो जाता है कि आज के जो स्कूल है, आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, पहले टाट पट्टी पे बैठते थे, सुविधाएं सब मिल रही है, सारी सुविधाएं हैं। आज पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले शिक्षक ने जो बात कही है और जो बताई है वही ठीक, लिमिटेड, वो बात आज तक याद है, रहती है। अभी जैसे आपने कोचिंग का बारे में बताया, तो स्कूल में जब पढ़ाई हो रही है उसके बावजूद फिर कोचिंग भेजने की क्या ज़रूरत है? या तो फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, क्या ये सही है? स्कूल में मैं, ये तो समाज का अपना सोच है कि पढ़ाई तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में नहीं हो रही है, स्कूल में पढ़ाई होती है, पर हमको ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, हमको आगे बढ़ना है। ये प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता समाज के हर वर्ग में, हर परिवार में है, तो सब अपने आप को ज़्यादा वहाँ बढ़ा। ये तो ऐसा नहीं है, पहले भी तो पढ़ाते थे, जो उन्हें पढ़ा दिया और उसमें अच्छे नंबर से पास हो। आज की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में बच्चा बहुत मार्क्स लाता है। हमारे समय में तो पास हो जाते थे, वही बहुत है। तो पास हो जाते थे, सर क्या हुआ रे, तो पास हो गए साहब, तो फिर नहीं पूछते थे कोई भी, फिर ऐसा नहीं पूछते थे कि कौन तेरा कौन सा डिवीज़न है, कौन सी रैंक बनी है, कैसा, ये बात नहीं होता। पास हो गया मैंने बहुत बड़ी बात। फिर यदि कोई सेकंड क्लास पास हो जाता है, फर्स्ट क्लास हो जाता, तो वो बड़ा सीना तान कर ये चलता था कहीं, उसके लिए बहुत मीठे मीठे होते थे। ये था। आज के समय अपन उसको हर रैंक को तोल रहे हैं, और समाज जब तक इसकी रैंक, बच्चे तो ब्रिलियंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर उनको अपन ऐसा बना रहे हैं, एक मशीन बना रहे हैं। जो पहले भावना होती थी, उस भावना से अपन बच्चे को दूर कर रहे हैं। आज बच्चा अपने आप के देखा अपन ने, अपना मोबाइल लेके बैठा रहेगा, वो क्या कर रहा, पढ़ाई कर रहा, वो भी एक तरीका है। पर इनको मशीन बनाने से पहले उनको उनके इसमें भावना आनी चाहिए। पहले जब हम छोटे थे उस समय माता पिता काम करके आते थे, माँ, तो अपने मन में ये था कि उससे पहले उनका काम कर देना, हाथ पैर दबाना, ऐसा कुछ ये कर देना, कहिए नहीं। आज बच्चों के मन में ऐसा नहीं है। आज अपने आप को वो एकाकी बना रहे हैं, अलग रहना पसंद कर रहे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो युवा स्थिति में ऐसी परिस्थितियाँ हैं। पहले सब सामूहिक रहते थे, तो समाज का जो दायरा है ये, इसमें परिवर्तन तो आया है। तो एक आपके टाइम के जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, विद्यार्थी, वो और अभी के टाइम के विद्यार्थी जो है, इनमें क्या देखने को मिला आपको चेंजेस? ये तो बहुत बड़ा फासला है कि पहले जो पढ़ते थे विद्यार्थी थे वो तो अलग ही थे, और आज क्या है, अपना रहन सहन अलग है, उनकी बोलचाल अलग है, वो उनका सब कुछ ही अलग है, तो बहुत परिवर्तन है। एक वो देखो, हमने जो देखा है, तो हमारा जो समय है उस समय में और आज में प्राचीन काल से लगा करके आज अपन एकदम मॉडर्न युग में आ गए हैं।
पहले हमने सारी खेती जो होती थी ये बैल के द्वारा होती थी, गाड़ी होती थी, बैल होते थे और खेती ऐसे हाँकते थे, हल चलता था, ये सारी बातें थी। आज इतना परिवर्तन आया, नई जनरेशन को यदि आप बोलोगे कि भैया एक चूल्हे का चित्र बनाओ नहीं बना तो वो नहीं बना सकते। चूल्हा मैंने कौन सा, वो गैस वाला। गैस वाला। उस चूल्हे को उनने ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है वो, पर यदि आप बोलोगे वो समझ ही नहीं पाएगा, उसने तो ये ज़माना देखा है। तो पहले और आज में काफ़ी कुछ परिवर्तन है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हमें ये चाहिए, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं अपन उनको रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा चाहिए, ये होना चाहिए। अब सबको सरकारी नौकरी मिले ये तो संभव नहीं, पर ये है कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके मन में केवल ये नहीं, अब सबके मन में ये है कि हमको नौकरी मिलना चाहिए। सरकार को ये चाहिए, अपन ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, समाज को चाहिए कि उसको एक लायक बना दे, और जब वो लायक हो जाएगा और देश की सोचेगा तो वो अपने आप में अच्छा काम करेगा। और अभी जैसे अभी के टाइम पे मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो इससे बच्चों की पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ा है? हाँ, पहले जैसे नहीं था। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम पढ़ते थे तो ये जो लाइट, स्ट्रीट लाइट है, घर में चिमनी हुआ करती थी और उसके उजाले में पढ़ते थे। फिर स्ट्रीट लाइट आई है तो इसमें इस पोल के नीचे यहाँ होता था तो कभी कभी किताब लेके वहाँ चले जाते थे और वहाँ पढ़ते थे। आज ये साधन आपके पास में सभी है, मोबाइल है, पर इसका बच्चे दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। उनकी एक आयु है और एक ऐसी तूफान की आयु जब हो जाती है वो 12 से लगभग 17 के बीच में माने अपन तो, कि वो फिर इसका सही उपयोग नहीं कर पाए। जो उसके पास साधन मिल रहे हैं, इसमें पढ़ाई के साधन भी है, पढ़ाई अच्छी बात है, सब मिलता है इसमें, तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, पर इसका दुरुपयोग हो रहा है और बच्चा अपने आप को अलग रख रहा है, डिप्रेशन में जाएंगे। आज की जो पढ़ाई ऐसी है कि भाई बच्चे को अगर कोई सामान नहीं दिलाओगे तो वो नुकसान कर देगा, अपने आप का नुकसान करेगा, नहीं तो अपने घर के सामान का नुकसान कर देगा, ऐसा उग्र हो जाता है। मतलब कि एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि पहले के जो बच्चे थे, स्टूडेंट, विद्यार्थी, उनके मुकाबले आज के जो विद्यार्थी है वो थोड़े ज़्यादा मानसिक तनाव में है, हाँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल तनाव में है। पहले ऐसा नहीं होता। फेल पास क्या है, फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, पास हो गए तो भी ठीक है, वो खुशी होती थी। पर आज क्या है, ये बच्चे तनाव में ज़्यादा रहते हैं। इनको यदि आपने कुछ बोल दिया या नंबर कम आ गए तो तनाव में रहेंगे, या उनके अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ तो तनाव में होंगे। अभी अपन यहाँ बच्चे जो इसकी नीट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यदि सफल नहीं हो पाए वो, तो डिप्रेशन में आकर ये आत्महत्याएं करते हैं, फिर वो उग्र हो जाते हैं, नुकसान करते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ये ऐसा नहीं होता था कि अपने को क्या बनना है, क्या करना है। आज सबके मन में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया, और ये सवाल को कम से कम अलग होना चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। तो यदि आपने बौद्धिक ये पढ़ाई की है अपने और उसको व्यवहारिक रूप में नहीं लिया तो फिर समाज सही नहीं होगा। अभी के बच्चे मतलब कि कुछ भी एग्ज़ाम में फेल हो गए या फिर ऐसा कुछ हो जाता तो सबसे पहले कुछ भी आत्महत्या कर लेते, ख़त्म कर लेते, तो ये एक तरह से गलत है। तो आपके हिसाब से उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव रहता है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं? अब इसका देखिए बहुत अलग अलग बहुत सारे कारण हैं इसके, कि बच्चा जब उसके अनुकूल काम करता, पढ़ाई करता है, तो सबका दिमाग एक जैसा है नहीं, ये ईश्वरी करते। कोई कमज़ोर रहते हैं और कोई की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, वहाँ की स्थिति कैसी है, तो इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, फिर उसके मन में तनाव होता है और आत्महत्या करता है। तो मैं
तो ये कहना चाहता हूँ भाई, समाज के जीवन, बच्चों का जो छात्र का आपका जीवन है वो आपके लिए भी और आपसे कहीं ज़्यादा आपके माता पिता के लिए अनमोल है। तो कृपया करके आप लोग ऐसा काम ना करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। आप सोचें कि हमारे जीवन में भी आए हैं, सबके जीवन में आते हैं और ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो कभी घबराएं नहीं, और एक रास्ता यदि बंद हुआ है तो प्रयास ये करना चाहिए कि दूसरे रास्ते पर चले, पर ऐसे कदम न उठाए। और पहले के जो शिक्षक और विद्यार्थी रहते थे वो और अभी के शिक्षक और विद्यार्थी, इनमें इनके बीच का जो रिश्ता है, इनमें कुछ बदलाव देखा आपने? बिल्कुल बदलाव का अनुभव तो किया है। पहले जो शिक्षक होते थे उनका सम्मान और डर दोनों चीज़ें होती थी। समाज भी सम्मान करता था और शिक्षक भी करते, ये अपने जो छात्र थे, छात्र भी करते थे, विद्यार्थी भी करते, बहुत ज़्यादा करते थे। आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है। पर आज क्या है, आज का जो परिवर्तन का युग है, इसमें छात्र के और उनके दोनों के बीच में केवल इतना ही है कि भाई इन्हें अपने को पढ़ा दिया, अपन ने पैसा दिया है या शासन इनको पैसा दे रही है, तो यहीं तक सीमित है। अच्छी परिस्थितियाँ भी हैं, छात्र भी अच्छे हैं जो अपने गुरु को अच्छा मानते हैं, अपने शिक्षक को अच्छा मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो पहले और आज में अंतर तो है। जो पहले सम्मान था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम तो हुआ है शिक्षक का, पर इसमें समाज और शिक्षक इन सबके कारण अपने अपने हैं। और एक ये कि जो आपने कितने सालों तक शिक्षक रहते हुए बच्चों को पढ़ाया और फिर आप प्रिंसिपल कब बने? मैंने लगभग 26 साल तक, 27 साल ऐसे रहे मेरे, जिनमें मैंने पढ़ाने का ही काम। और देखो, मूल रूप से शिक्षक तो शिक्षक ही होता है और अपने आप को अभी भी शिक्षक ही मानता हूँ। पर मैंने 27 साल तक लगभग शासकीय तौर पर सरकारी स्कूल में अध्यापन का काम किया है। और मुख्य रूप से मैंने जो पढ़ाने का काम किया, मेरे इसमें आई तो वो 11th 12th का रहा, जो भी आए हैं। और एक बात ये है कि यदि आप सही काम करोगे तो मेरे विषय का जो रिजल्ट रहा था वो लगभग 100, कभी कभी 100 के आसपास ही रहा है, और कभी कभी थोड़ा बहुत ये हुआ जब दूसरा विषय था। हर स्कूल में? हर स्कूल में। हर स्कूल में। और आपका वो सब्जेक्ट कौन सा था जो पढ़ाते थे? मेरा जो विषय राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है। तो मैंने एमए भी उससे किया, पोस्ट ग्रेजुएट, और एमफिल किया। तो खुद ने पढ़ा भी है। और अपन जब पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, और बच्चों को भी, आपका ऐसा ये रहना चाहिए बच्चों के बीच में आपकी बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ये ध्यान में रखते हुए। तो मेरा अनुभव तो लगभग अच्छा रहा। बच्चों को भी, अब ये मेरे मन से है कि अच्छा रहा, बच्चों ने कितना उसको स्वीकार किया। पर जहाँ भी कहीं मेरे जो पढ़ाने का ये रहा, मैंने ये उद्देश्य मान करके पढ़ाया बच्चों को कि भाई बच्चा एक इसके साथ साथ में, विषय के साथ साथ में, वह देश का एक अच्छा नागरिक बने, चरित्रवान बने, वो अच्छे काम करे, वो देश के काम आए, देश को सर्वोपरि माने। आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस बताया आपने ना, तो इस विषय को छोड़ के कभी ऐसा टाइम आया कि दूसरा विषय पढ़ाने लगे, या फिर कभी देखिए पढ़ाया हो? जी हाँ, शिक्षक को तो अब ये क्या है, जो भी समय आया। इसके अलावा अर्थशास्त्र का ये टीचर नहीं थे, अर्थशास्त्र पढ़ाया। फिर सोशल साइंस जो 10th 9th 10th में इसको पढ़ाया। कभी हिंदी पढ़ाने का ये रहा, तो कुछ समय के लिए रहा ये, जब पीरियड ये सर लोग नहीं हुआ करते थे। तो और उसमें भी ये रहा कि हम पढ़ के पढ़ाते, अभी भी है। अभी मैं जब प्राचार्य, तो इसमें ये उच्च पद प्रभार हुआ, तो ये 2023 में 2023 में। जब आप शिक्षक थे और फिर प्रिंसिपल बने, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, तो उसमें कुछ देखने को मिला, या आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी ऐसा लगे कि जिम्मेदारी कम हुई या ज़्यादा हुई, ऐसा? जिम्मेदारी तो क्या है, 2001 से तो हमको यहाँ
प्रभारी प्राचार्य बनने का प्रभार मिला था, तो थोड़ा अनुभव तो था। पर जो काम मैंने अपने जीवन में ये करा है कि जो पढ़ाने का काम है, अध्यापन का काम है, उससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। काम ये भी है, जब अपने को दायित्व मिला है, इसको भी अपन ये इसको करेंगे पूरा, और कर रहे हैं, करें। पर जो पढ़ाने की बात है, जो जो भी काम शासन के द्वारा दिए गए हैं, उन काम को तो बराबर उसी तरीके से करा। पर पढ़ाने का एक अलग अनुभव है, इसका अलग अनुभव है। और थोड़ा ऐसा लगता है कि अपन यहाँ आकर के बैठे हैं, और फिर अभी भी ऐसा नहीं लगता है भाई क्लास में रहे तो मैंने कभी बैठ के पढ़ाया नहीं, खड़े होकर ही पढ़ाया। अब थोड़ा बैठने का उसमें लगता है, तो थोड़ा ये रहता है। प्रशासन का कार्य है, जिस काम को करना अपने को मन लगा करके अच्छे से करें, तो सारे काम आपके लगभग अच्छे होंगे। और वैसे जैसे शिक्षक तो हमेशा बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ कि बच्चों से आपको कुछ सीखने को मिला? देखो, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक ही उनको सिखाता है, बच्चे से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है, और वो अनायास में ही मिलती है। बहुत सारे बच्चे अपने डिसिप्लिन में रहते हैं और ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको वहाँ तक आप पहुँचे ही नहीं, मतलब उस क्षेत्र को आपने छोड़ दिया। तो बच्चे जब बोलते हैं, तो उनसे जब कोई सी बात करेंगे आप, तो वो अपनी बात को एक इसके बहाने से ऐसी टाल देंगे, तो वो आप वहाँ तक गए ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों से, और अच्छी बातें हैं, वो बच्चों से भी सीखना चाहिए, सीखने को मिलती है। तो आपका जो एक विषय है पॉलिटिकल साइंस, इसको पढ़ाने में मज़ा आता है? मेरे इससे तो बहुत अच्छा विषय है, और मेरे बच्चे भी लगभग मेरे मानने में ये उनके मानने में संतुष्ट हैं। और जो भी शासन का काम मिला है, निर्वाचन का कार्य इनको मिलता ही है। तो पढ़ाने का जो एक अपना ये है, पेशा है, वो तो बहुत अच्छा विषय है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और आगे चल कर के पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे आपके आगे चल कर के चांसेस हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके लिए, जो आप डिप्लोमेसी में जा सकते हैं, जो राजदूत बनते हैं, या ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे वहाँ भी जा सकते हैं। फिर और राजनीति के दो पहलू हैं। अब अपन ये थोड़ी सी गहराई की बात आई, एक तो सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। तो जो प्रिंसिपली है, सैद्धांतिक है, वो भाग हम पढ़ाते हैं। इसका एक भाग राजनीति विज्ञान का जो एक भाग है सैद्धांतिक वाला, वो शिक्षक इसमें सिद्धांत के रूप में पढ़ाता है। और जो व्यवहारिक है, ये जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये बनते हैं, ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। हाँ। और कभी आपके शिक्षक रहते हुए कभी ऐसा स्टूडेंट, ऐसा विद्यार्थी आया जिससे आपकी बहस हुई हो? क्योंकि हर शिक्षक की लाइफ में कोई ना कोई रहता है, या फिर हर विद्यार्थी किसी न किसी शिक्षक से बहस हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसा भी हुआ, और होता ही है। ये तो बहस होना, ये करना है, तो बच्चे कभी कभी उनके समझ में ऐसा रहता है, तो वो बोलते हैं। पर शिक्षक को ये चाहिए कि एक बार मैं ये बताऊं आपको, जब शुरू में गया ही था मैं, तो बच्चे 12वीं के बच्चे बड़े थे, और मैं जब बार बार उससे प्रश्न पूछ रहा था, तो उसने खड़े होकर कहा कि सर, आप मेरे से ज़्यादा प्रश्न मत पूछो, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वही, क्यों ठीक नहीं लगता है? तो उसने कहा कि सर, मैं तो इसी साल पढ़ूंगा, और बड़ी बड़ी मूंछ रखता था ऐसी। अच्छा। हाँ। तो और मुझसे ऐसा लगता था वो। तो पढ़ाने में क्या है, प्रश्न पूछने में उसको ऐसा लगा कि अपने आप को अपमानित माना। अच्छा। तो उसने कहा, साहब मुझसे आप प्रश्न मत पूछना आप। तो क्यों? तो उसने कहा, साहब मैं तो इसी साल पढ़ूंगा, और मेरा बच्चा अभी जो मेरा जो बालक है, लड़का, वो 5वीं में पढ़ रहा है। और तो उससे भी उसको ऐसा लगा कि भाई मैं अपमानित हो रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही, मतलब कि ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके बच्चे बच्चे थे ना। जिसके बच्चे थे।
और वैसे एक चीज़ ये भी दिमाग में आ रही कि अभी जैसे ये साल आपका प्रिंसिपल के तौर पे और जो एक शिक्षा विभाग है इसमें आखिरी साल है आपका, क्योंकि अब रिटायरमेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपके मन में क्या चल रहा है ऐसा रिटायरमेंट के बारे में कुछ, या फिर आगे की कुछ ऐसी प्लानिंग? देखो, ये है सेवानिवृत्ति, एक ऐसा ये है कि सेवानिवृत्ति शासकीय तौर पे होती है। हम्म। और व्यक्ति यदि अपने आप को बांध के चले कि मुझे तो, मैं तो अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, रिटायरमेंट हो गया हूँ, ऐसा अगर वो मानते हैं हम्म। तो फिर वो अपने आप को बांध लेंगे। हम्म। शिक्षक और व्यक्ति कभी भी इससे रिटायरमेंट नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे फील्ड हैं। बच्चों को आपको मार्गदर्शन देना है, अच्छी ये करना है, तो और जितना अच्छा, अब ये कम जितने समय में भी है, मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ बच्चों के लिए उससे ज़्यादा कहीं अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद भी बच्चों को जितना अपन अच्छा जो समाज को देना चाहते हैं, अपने परिवार को देना चाहते हैं, तो ये उत्साहित होकर के ये देते रहना चाहिए। और शासन के जो दायित्व है उसको बराबर जब तक का है वो ईमानदारी के साथ में पूरा करें। और आपने अभी तक की ज़िंदगी में ऐसा क्या सीखा जो ऐसा लगे कि काश ये मेरे को 20-25 साल की एज में पता होता? बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने का, तो पूरा जीवन रहता है और कभी भी कोई उम्र नहीं रहती सीखने की। कुछ समय अभी के जो बच्चे हैं ये जो कर रहे हैं, उस समय ऐसा लगता था कि आज के जो जागरूक बच्चे हैं ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हैं, इनके पास में सारी ये हैं। उस समय अगर ऐसा होता तो विकास की दृष्टि से अपन जो ये काम कर रहे हैं वो उसमें बहुत परिवर्तन है। अब मैं आपको ये पूरा एक सार बता दूं कि जो शासन के द्वारा जो काम मिले हमको, वर्ग 1 में होते हुए भी हमको नंबर 3 पे लगे इसमें निर्वाचन में, इलेक्शन में, तो जो पत्ती वाला काम था उसमें लगे। अच्छा। एक ऐसी ये होती थी कुर्सी और उसके अंदर पत्ती, तो वो भी किया। वर्ग 1 कहते थोड़ा बुरा लगा कि अपन पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। तो शासन का काम कभी भी छोटा नहीं होता है। जो काम आपको मिला है उसको आपको करना है। तो वहाँ से चले थे, तो इसमें चल कर के फिर आगे चल कर के इसमें पीठासीन अधिकारी बने। पीठासीन कई इसमें रहे। फिर इसके बाद में जो सेक्टर ऑफिसर रहते हैं, उस सेक्टर ऑफिसर तक बनने का मौका हमको मिला। शासन ने जो दायित्व दिया उसको भी पूरा करा। और इसमें यहाँ से जब शिक्षा के क्षेत्र में रहे तो इसमें हमने ये करा कि पढ़ाने का जो दायित्व था इसको पूरा करते करते फिर जो जो समय समय पे हमको काम मिलते गए उनको भी पूरा किया। और जैसे खेल शिक्षक वो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा भाई इनको ये ले जाना, वो कार्य किया। एक मार्गदर्शन जो है कैरियर मार्गदर्शन, उसके क्षेत्र में भी काम किया। तो जो जो काम मिला फिर आगे चल कर के ये जो मध्य प्रदेश शासन की तौर से बोर्ड जो पेपर निर्माण करवाती है, तो पेपर निर्माण में भी हमारा काम आया। तो वहाँ पेपर बनाने गए। फिर इसके मॉडरेशन तक ये गोपनीय ये है। और मैंने इस बात को ध्यान रखा कि भाई शासन का जो काम है गोपनीय, उसको बिल्कुल गोपनीय रखा। तो गुरु की कृपा ये रही कि जो मध्य प्रदेश के जो बोर्ड के पेपर वगैरह होते हैं ऐसे ही रहते हैं, मॉडरेशन तक का ये आया। तो जितना भी काम हमको मिला है उस काम को ईमानदारी के साथ और पूरी गोपनीयता के साथ में, और बच्चों के अध्यापन से लेकर के ये जो आज प्राचार्य हैं हाई स्कूल सिमरोल में, तो यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा। समय परिवर्तनशील रहा। पहले तनख्वाह कम मिलती थी, फिर धीरे धीरे करके थोड़ी बढ़ी। और आज भी खूब बहुत सारी विसंगतियाँ भी हैं इसमें। पर जीवन को यदि आप बांध के रखोगे या अपने आप को जब सरल रखोगे, उसको सरल रखोगे तो ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा ऐसा कोई परिस्थिति विपरीत नहीं होगी। तो
ये तो हो गई आपकी पढ़ाई और आपकी शिक्षक वाली कहानी। मैं थोड़ी सी और कहानी आपके बारे में पूरी डिटेल में पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बीच बीच में आपने एक्सीडेंट वाला जो शब्द यूज़ किया था, तो मुझे जहाँ तक पता है मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन उस टाइम पे मेरी वो एक तरह जैसे मानसिक विकास है ना, उस टाइम का नहीं था कि मैं कुछ समझ सकूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक बार आपका पूरा परिवार ऑटो में बैठ कर जा रहा था, ठीक है? तो रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो वो डिटेल मुझे जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम? देखो, इसमें परिस्थितियाँ हैं। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे बताने के लिए, तो दोनों बच्चे भी साथ में थे और हम दोनों पति पत्नी। तो इधर से जा रहे थे, तो योग की बातें हैं अब इसमें। जब हम इधर से जा रहे थे तो शाहजहाँपुर में टंकी चौराहे पे हम खड़े, एक ऑटो वाला आया। ऑटो वाले ने कहा, भाई बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ। तो हमने कहा हम तो गांव के रहने वाले हैं और चले जाएंगे, पैदल जाना है यहाँ से वहाँ तक चले जाएंगे। पर एक ऐसी, जब आपका ये रहता है फिक्स टाइम होता है, तो जब तक हमने हाँ नहीं करी मैंने, जब तक वो कहता रहा कि नहीं चलो मैं आपको ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको, तो नहीं माना वो। तो उसने कहा भाई, मेरे मन में भी आ गया कि चलो अब इसके मन में जब ज़्यादा ये है तो 5-10 रुपये जो भी है दे देंगे इसको, तो चलो पहले बता दें। वहाँ से जैसे ही चले, फिक्स टाइम था, जब तक हाँ नहीं करी तब तक वो गया नहीं। उसने बिठाया और यहाँ से नीचे गए और उधर से टेम्पो आया, टेम्पो से टक्कर हुई और ऑटो सब गिर गए। कौन कौन था तो उसमें? लगी थी, मैं भी था, दोनों हम थे पति पत्नी और दोनों बालक थे, रोहित था, कविता ऐसे। तो उसको बालक को भी लगी, या दांत में लगी उसको भी, और हमको भी लगी। तो ये क्या परिस्थिति जब फिक्स होती है आपकी, तो वो एक तरीके से ये मान के चलो आपके हाथ में नहीं है, वो होना ही है। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जो काम होना है वो तो होना ही है। आप उसको साध सकते, थोड़ा ये कर सकते हो, पर होना है। परिस्थिति ऐसे भी आई नॉर्मली तौर पर, तो उसको भी झेला। ये तो शारीरिक तो परिस्थिति है। एक्सीडेंट में क्या हुआ था, मतलब कुछ हाथ पैर में लगी थी, क्या हुआ था? हाथ पैर और में, कितने दिन में भी रिकवरी हुई थी? पैर में लगी और उसमें लगभग 1 महीना लगा। उसमें राड़ वाड़ लगी। अच्छा। हॉस्पिटल में रहे। हमारे मित्र शिक्षक लोग समाचार लेने आए, तो वो जब कहने लगे भाई हम आपके समाचार लेने आए, तो हम आपको दे तो कुछ नहीं सकते। तो हुआ क्या था ये बताओ। तो मरीज का ऐसा है कि वो बार बार उसी बात को बोलना, बोलता है वहाँ से आए थे, ऐसा हुआ, फिर माँ ये गिर गए हम, भिड़ंत हो गई। और फिर इसके बाद में फिर दूसरा आया, उससे भी यही का बात कहना। तो तुम एक बात करो, एक मुझे यार एक टेप रिकॉर्ड ला के दे दो। क्योंकि काय के लिए एक टेप रिकॉर्ड ला के दे दो, मैं यही रिपीट करता रहूँगा, इसको चालू कर दूँगा, सामने वाला सुनता रहेगा। तो ये हॉस्पिटल में परिस्थिति। मतलब जो भी एडमिट रहते हैं मरीज, उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है। जो भी आता है तो व्यक्ति से यही पूछता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या तो हुआ बार बार क्या, वही कहानी रिपीट। वही बात बोलना पड़ती। तो ये तो एक अलग बात है, एक तो इस जीवन से संबंधित बातें थी वो। हाँ, और एक इस एक्सीडेंट के बाद में कुछ समय बाद एक कोरोना का भी टाइम आया था, तो उसमें भी बहुत बड़ी मुश्किल समय था वो भी आपके लिए। तो उस समय खुद को और परिवार को कैसा संभाला था आपने? कोरोना के समय पूरा देश, इसमें सभी परेशान थे। और उस समय ये हुआ कि भाई मुझे भी लक्षण मालूम पड़ने लगे कि अपन भी हो सकता है ऐसा हो जाए। हमारे स्कूल में भी ऐसे शिक्षक लोग थे, वो भी ऐसा ही हो रहे थे। तो उस समय मैं भी उसकी चपेट में आया और ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि अब बचेंगे नहीं बचेंगे कोई भरोसा नहीं था। बड़ी परेशानी थी। कोई किसी का सहयोग करने को ऐसे तैयार नहीं था, अब आपस में ये नहीं करते थे, बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था। और फिर ऐसी परिस्थिति में फिर अपन रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं था। तो ईश्वर ने चाहा
हॉस्पिटल गए, आप सबका सहयोग मिला और वहाँ जा कर के धीरे धीरे रिकवर हुए। और परिवार में भी ये बच्चे लोग भी ऐसे ही थे, सब अलग अलग हो गए। बच्चे यहाँ थे, हम हॉस्पिटल में थे, इनकी परिस्थिति भी डाउन थी, ये भी उसकी चपेट में थे थोड़े। तो एक उस समय ऐसा लग रहा था कि परिस्थिति ठीक नहीं है, आगे क्या होगा इसका कह नहीं सकते थे। तो समय के साथ में ये धीरे धीरे बहुत मुश्किल से ये हुआ। आज भी याद आता है तो परिस्थिति ऐसी हो जाती कि परिवार कैसा होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा ये। तो ईश्वर ने फिर धीरे धीरे करके ये सब ठीक हुआ और वहाँ से भी ठीक होकर के तो उतार चढ़ाव जीवन के एक अंग हैं। उससे ये मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब आप धीरे धीरे रिकवरी हो रहे थे, आपका शरीर रिकवरी में आ रहा था धीरे धीरे, मूंग की दाल खाने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। क्या सही है ये? ये तो क्या है, धारणा है, तो डॉक्टर ऐसा बोलते थे ही। साधारण सिंपल खाने से जब आपके शरीर पे कोई ये नुकसान ना हो, इस कारण से जब बीमार कोई व्यक्ति होता है तो मूंग इसलिए बताए जाते हैं कि वो आपको इसका ये नहीं होगा, दुष्परिणाम नहीं होगा। तो ये तो अपनी अपनी धारणा है। और फिर दूसरा ये है कि जो डॉक्टर कहे वो वैसा करना भी चाहिए। तो उससे गोली अपनी जगह है, दुआएं अपनी जगह हैं, और बहुत सारी बात तो डॉक्टर के कहने से ही ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो मतलब आपने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, एक पारिवारिक परिस्थिति भी और ऊपर से एक शिक्षक के रूप में भी। तो आपने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, प्रिंसिपल भी बने, तो ज़िंदगी में बहुत सारा मुश्किल दौर भी आए आपके पास में। तो इन सब के बाद में अब आप एक शिक्षक के रूप में या एक मार्गदर्शक के रूप में जो ये नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इसको कुछ संदेश देना चाहते हैं? कुछ आपके विचार व्यक्तिगत? मैं अपनी तरफ से जो अभी नए बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने आप को ऐसा रखें, आज समाज से अलग कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहे हैं, तो माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो माता पिता का भी ध्यान रखें। और समाज में, समाज जब बनता है सब एक दूसरे के साथ में रहने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख का साथी रखने के लिए। केवल आर्थिक परिस्थिति से ही समाज नहीं बनता है। बाकी जो नई जनरेशन है उनको अपने काम के साथ साथ में परिवार का ध्यान रखें और अपने आप का भी ध्यान रखें। परिवर्तन ज़रूर है, आपके समय में नया परिवर्तन आया है, पर इन सारी परिस्थितियों का ध्यान रख करके परिवार को समझें, माता पिता को समझें और अपने आप को भी समझें। ऐसा कोई निर्णय न ले जो आपके परिवार को दुखी कर दे, आपको अपने आप को दुखी कर दे। और ये अपने जो बड़े हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, शिक्षक हो, माता पिता हो या और भी कोई आपको अच्छे लगते हैं, उनकी एक बार सलाह ज़रूर लें, जिससे आपका जीवन अच्छा होगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया हमको और अपने एक शिक्षक के रूप में कुछ व्यक्तिगत विचार आपने लोगों को बताए, सुनाए। तो दोस्तों आज के इस मेरे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए इंसान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।